ये कहानी है टोक्यो के एक जीनियस प्रोग्रामर की जो कि एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, लेकिन उसका जन्म होता है एक दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर कि मॉन्स्टर्स और मैजिक और मजिशियन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में वह काफ़ी बड़े बड़े तरह के रोबोट्स को बनाता है जो कि हाई लेवल एक आर्मर्स होते हैं, जो कि इस पूरे वर्ल्ड में ही क्रांति ला देते हैं और जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल और जीनियस के तौर पर भी जाना जाता है। और ये सब ये कैसे करता है इस हम इसी सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलो तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि एक बेस्ट या फिर कह सकते हैं ग्रेटेस्ट प्रोग्रामर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा रुचि होती है रोबोट्स एआई डेवलप करने में। इसीलिए उसकी जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स होती हैं ग्रेटेस्ट लेवल पर होती हैं पूरे टोक्यो के अंदर। एक दिन अपने ऑफिस में जब वह वर्क कर रहा होता है तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं ऑफिस वर्कर कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा हार्ड है, हमको इतने टाइम के अंदर उसको पूरा करना नामुमकिन है। लेकिन इस चीज़ को सुबासा होता है, वह आसानी से एक स्माइल के साथ में लेता है और कहता है चिंता ना करने के लिए भाई देख लेगा। ये कहकर अपने काम पर लग जाता है और प्रोग्रामिंग करने लगता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन कुछ घंटों में करता है वह काफ़ी कम टाइम ही कर देता है। और काम फिनिश करने के बाद सारे लोग उसको चीयरअप करते हैं और उसको थैंक्सफुल होते हैं। काम पूरा करने के बाद वापस आता है और कुछ चीज़ें खरीदता और निकल पड़ता अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में अचानक से एक गाड़ी उसको हिट कर देती है, जिसकी वजह से वह इस वर्ल्ड को छोड़कर चला जाता है और बेचारे की डेथ हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया था एक दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर कि कैरी जा रही होती है। इसी वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर यानी सुभाषा का जन्म होता है। इसका नाम होता है एर्नेस्टी, और जो कि एक मेज और एक मैजिकल वर्ल्ड होता है जहाँ पर बहुत बड़े मॉन्स्टर्स डीमंस होते हैं। इन सब के वर्ल्ड में उसका जन्म हुआ होता है, जो कि साइंस में हाईएस्ट लेवल पर था या फिर मैजिक में भी काफ़ी अच्छा होता है। उसका मदर होती हैं और पेरेंट्स होती हैं काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं। एक दिन वे जब कैरेज से जा रहे होते हैं तो एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसके ग्रैंडफादर जो कि बाहर तरफ आते हैं और वह देखते हैं कि उसकी जो हॉर्स होते हैं कैरेज के उसको वह मॉन्स्टर खा रहा होता है। तो वह उस पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भागने लगता है तो वह स्वॉर्ड से जंप करके उसे खत्म कर देते हैं। उसकी मदर सेलेस्टीना भी बाहर आ जाती हैं और वह भी हेल्प करने आई होती हैं। लेकिन पीछे की तरफ देखते हैं तो एक मॉन्स्टर आकार उसकी कैरेज को उठा लेता है, जिसके अंदर अभी भी अर्नेस्टी होता है, जिसके वजह से दोनों लोग बहुत डरने लगते हैं। और जब वह गाड़ी से नीचे गिर रहा होता है तो मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है। लेकिन अचानक से एक नाइट अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर पीछे जाकर गिरता है और जहाँ पर एक रोबोट टाइप नाइट आ जाता है, जिसे देखकर तो अर्नेस्टी एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसका जो लव होता है फर्स्ट लव रोबोट्स ही होते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर के साथ में जो मैजिकल में और स्ट्रेंथ में होता है उसके साथ अपनी टेक्नोलॉजी के साथ में साइंस के साथ फाइट कर रहा होता है। अपनी टेक्निक के साथ में आसानी से उस मास्टर को हरा देते हैं। लेकिन इधर एर्नेस्टी जिसका पिछले वर्ल्ड में भी फर्स्ट लव जो टेक्निकल रोबोट्स होते हैं उसके सामने होते हैं, इसलिए फैसिनेटेड हो जाता है। और उस रोबो नाइट के अंदर से उसका जो पायलट चला रहा था वह बाहर निकल के आता है, इसका नाम मैथाई होता है, और वह एर्नेस्टी को हाई करता है। लेकिन वह पूरा इग्नोर मार के वह तो सिर्फ रोबोट की तरफ जाता है, अपने फर्स्ट लव को देखने के लिए उसे हक कर लेता है। वहीं एक और नाइट आ जाता है, मैथाई उसे बताता है हम लोग कुछ नाइट चूजेज हैं जो कि हम इस तरह की सुरक्षा का काम देखते हैं यहाँ पर सारे मॉन्स्टर से। इस तरह से टाइम बीतता जा रहा होता है, लेकिन इधर अर्नेस्टी को अलग बहुत सवार हो चुका होता है कि अब उसे मैजिकल के साथ में इन रोबोट्स को भी क्रिएट करना, अपनी पुरानी वर्ल्ड की जो नॉलेज है उसके बाद हाईएस्ट लेवल नॉलेज है। इस तरह से मैजिक का काम सीखने लगता है, मैजिक सीखने लगता है। 3 साल बीत चुकी होती हैं और अब अच्छे से मैजिक करना सीख चुका होता है, स्पेल करना सीख चुका होता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा होता है, उसकी जो मैजिकल और उसकी टेक्नोलॉजी में रुचि होती है बढ़ती जा रही होती है। और अब वह 3 साल और बीतने के बाद वह मैजिक बॉन्ड को भी चलाना सीख चुका होता है। जब वह देख रहा होता है कि एक गर्ल है नीचे गिर रही होती है, उस बच्चे को बचाने के लिए आता है, जो बच्चे का नाम यानी बच्ची का नाम एडी होता है। मैं देखकर शॉक रह जाती है कि क्या कितना हैंडसम बॉय ने उसे बचाया है। वहाँ उसका फ्रेंड भी होता है एर्नी। तो वह उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है क्या ठीक हो। वे दोनों काफ़ी खुश होते हैं और थैंक्स कहते हैं। और वह पूछता है क्या तुम उसे मैजिक चलाना सिखा सकते हो। अर्नेस्टी कहता है नहीं, और लेकिन अब ज़्यादा कहने पर मान जाता है। और अब नेक्स्ट सभी लोग मिलकर एक साथ में अकेडमी में जाते हैं, जहाँ पर कि वह छोटा बच्चा है तो छोटी क्लास में रखा जाएगा ना, लेकिन अर्नेस्टी की ख्वाहिश होती है कि उसको मिडिल क्लास में डाला जाए। लेकिन उसके क्लास टीचर होती हैं, वह कहते हैं उसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, इसीलिए अभी उसको यहीं पर पढ़ना चाहिए और ठीक से नॉलेज इकट्ठा करके फिर आगे जाना चाहिए। वहीं पर स्टडी पर लग जाता है और बेचारे के सारे सपने टूट चुके होते हैं। उसके फ्रेंड्स उसको दिलासा दे रहे होते हैं। वह कहता है एक्साइटेड होकर चिंता ना करे, उसके पास में एक अलग प्लान है। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए भी। लेकिन उसका जिस तरह का प्लान होता है, इधर बच्चे 3 होते हैं जो कि हंस रहे होते हैं और एक बच्चा उन तीनों का पीछा कर रहा होता है। तो उससे अर्नेस्टी पूछता है आखिर वे इस तरह से उनका पीछा क्यों कर रहा है, क्या हैमर इतना जरूरी है। वह कहता है हाँ बिल्कुल। बच्चे का नाम होता है बैटसन, बताता है उस हैमर से वह रोबोट्स के पार्ट्स बनाता है। वह कहता है ओ ऐसा क्या। तो मैजिक यूज करता, तीनों को ढेर कर देते हैं 3 लोग मिलकर। हैमर वापस लेने के बाद थैंक्स कहते हुए अपनी वर्कशॉप जिसकी फादर की होती है वहाँ पर उन्हें एक टूर दिलाने के लिए आता है, जिससे कि वह थैंक्स कह सके।
और ये सब देखने के बाद अर्नेस्ट को एक आइडिया आता है कि क्यों ना बस अपनी मैजिक बॉन्ड को भी एक गन में बदल ले, एक मैजिकल गन। जिस चीज़ के लिए उसके फ्रेंड्स होते हैं एडी और अन्नी मना कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह बैटसन के फादर से पूछता है तो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है सभी बच्चों का टेस्ट हो रहा होता है, एक लिटिल टेस्ट, जहाँ पर उन्हें एक टारगेट को हिट करना होता है। लेकिन बच्चे इसको कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको मिस हो रहा होता है। लेकिन तभी अर्नेस्टी कहता है उसको मिडिल क्लास में जाने दिए जाए। वे फिर से इस तरह की बकवास सुनकर टीचर कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, उन टारगेट को तुम सामने वाले को खत्म कर दो और एक हाई स्पेल के साथ में तुम्हें जाने दूंगा। वे अपनी गन निकालता, मॉडिफाइड बॉन्ड और अटैक कर देता, एक बार में सारे ही टारगेट खत्म कर देता है। इसीलिए उसको भी मिडिल क्लास में भेज दिया जाता है सभी बच्चों के साथ में। सभी बच्चे देखकर शौक जाते हैं, इतना छोटा बच्चा। इधर दिखाया जाता है बैटसन और ये दोनों लोग देख रहे होते हैं, काफ़ी सारे सिल्वर नाइट्स होते हैं निकल के जाने वाले होते हैं। उनकी रिसर्च के बारे में उसने काफ़ी अच्छा कुछ किया होता है। सारी फ्रेंड्स अब जाने वाले होते हैं अपनी एक न्यू ट्रिप पर, जिनको एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं ई बाइट नाइट, जिससे कि उन सभी की सेफ्टी देखी जाए। फिर जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर कि एक ट्रिप पर या फिर आई होती हैं, जहाँ पर स्टेफिनिया नाम की जो गर्ल होती है वह एडी की सिस्टर आ जाती है और कहती कि तुम्हारी फ्रेंड्स हैं। वह काफ़ी खुश होती है अर्नेस्टी को देखकर और कहती सच में तुम्हारे इस तरह के फ्रेंड्स होना काफ़ी अच्छा है। इधर कुछ टाइम में देखता है और इस तरह से बात करता है फ्रेंड के साथ में और निकल पड़ता है उन सिल्वर आर्मर्स को देखने के लिए, सिल्वर रोबोट के लिए, जहाँ पर एडगर नाम का एक बंदा आता है और वह अर्नेस्टी को इतना इंटरेस्टेड देखकर बताने लगता है छोटी मोटी थोड़ी बातें उस वाइट आर्मर के बारे में, और वह अंदर भी उसे दिखाने के लिए मान जाता है। अंदर जाकर जब अर्नेस्टी बैठता है तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन काफ़ी सारे डीमंस मॉन्स्टर्स होते हैं आने लगते हैं अटैक करने को। लेकिन काफ़ी अच्छा टाइम मिल चुका होता है बिकॉज उनकी स्क्वाड टीम ने पहले ही इसका इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। सारी स्टूडेंट को एस्कॉर्ट कर लिए जाते हैं एक जगह पर और सारे सिल्वर नाइट्स तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर कि एडा, एलिफ, डाइट तीनों लोग मिलकर अटैक के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर दोनों जो उसके फ्रेंड्स होते हैं एडी, आर्नियस, बेबी अपनी सिस्टर के साथ में हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इधर दिखाया जाता है सिटी के बॉर्डर पर, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक के लिए आ रहा होता है। इसका नाम होता है बेहेमथ, और जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं कि हमको इसके बारे में जल्दी कैपिटल में खबर देनी होगी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन सामने आने के बाद उनकी बॉस को भी डिस्ट्रॉय करने लगा होता है। सारे हायर अप्स होते हैं अब खुद भी कमांड ले लेते हैं अपने हाथों में, अटैक करना स्टार्ट करते हैं बेहेमथ के ऊपर। बाकी सारे लोग अटैक करने के जाने लगते हैं, लेकिन वो उस पर खास फर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। बस सामने तरफ जाता है उनके जो भी रोबोट्स होती हैं उनको खत्म करने लगा होता है। उसके अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इधर दिखाया जाता है जंगल के अंदर, जहाँ पर जो भी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे उन सभी को खत्म कर दिया गया होता है सिल्वर नाइट द्वारा या फिर ब्लैक नाइट द्वारा। इधर काफ़ी कुछ लोग इंजर हो गए होते हैं, उनको उनका ठीक से ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। लेकिन एडी की सिस्टर आकर अर्नियस्ट को काफ़ी थैंक्स कहती है, हक कर लेती है कि उसने साची में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन वह कहता है इस तरह से जो डीमन मतलब मॉन्स्टर यहाँ से निकल के जा रहे थे उनके ये रूट तो नहीं है, पिछले से काफ़ी राउंड लेकर आ रहे थे, लगता है वे किसी चीज़ से डर कर भाग रहे थे। इधर दिखाया जाता है कैपिटल का सीन, जहाँ पर आ चुका होता है बंदा संदेश लेकर। इस तरह से बॉर्डर है उस पर अटैक कर दिया गया है बेहेमथ द्वारा, जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि एक ट्रिप पर गए हैं, उनका छोटा सा एक लिटिल टेस्ट चल रहा है, इसीलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जनरल कहता है कि हमें जल्द उन सारे बच्चों को वहाँ से एस्कॉर्ट करना होगा, उनको बचाना होगा। इधर दिखाया जाता है बेहेमथ का जो कि अटैक करना फिर से स्टार्ट कर चुका होता है और बच्चों की तरफ भी बढ़ रहा होता है। लेकिन सारे नाइट्स उसका सामना करने के लिए सामने आ चुके होते हैं। एडर, हेलिफ और डैड तीनों फ्रेंड्स उसके होते हैं, वे भी जा रहे होते हैं। लेकिन सारे बच्चों के बीच में इधर अर्नेस्ट जो कि अलग ही अपनी धुन में जा रहा होता है। इधर दिखाया जाता है एडर जब देखता है अटैक करने के दौरान उसका एक फ्रेंड के ऊपर अटैक कर दिया गया होता है फायर से, जिससे उसकी हालत खत्म, मतलब एक बंदा ढेर हो चुका होता है, इसीलिए सोचता है तो खत्म। दूसरा उसका फ्रेंड होता है डाइट, वहाँ से भागने लगा होता है और छुप जाता है ये जगह पर अपनी लाइफ को बचाकर। अर्नेस्ट वहीं पर पहुंच चुका होता है, उसका पीछा करते और उसके ऊपर से खोपड़ी खोलता और अंदर घुस जाता है और वह उसको पीछे तरफ फेंक देता है। जिसके बाद चेक करता, अरे नहीं ये क्या, मैं तो छोटा पड़ रहा हूँ। उसके हाथ नहीं पहुंच रहे होते हैं कंट्रोल्स पर, इसे सोच रहा होता है उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसको एक प्लान आता है, तो क्यों ना मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए जिससे मैं काम कर पाऊंगा। अब अपनी माना को मैनिपुलेट करता है और पूरे रोबोट को अपने हाथों में कंट्रोल में ले लेता है, और हाँ ये वर्क भी करता है। मैं पहले से ही मैं बता चुका हूँ ये ग्रेटेस्ट प्रोग्रामर है एक एंदर वर्ल्ड यानी जापान का, जहाँ टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड में सबसे हाई है। इधर जब अटैक करने की जा रहा होता है तो काफ़ी सारे लोग जो कि पूरी तरह से पिट रहे होते हैं बेहेमथ से, लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है तभी नाइट डैड की, जहाँ पर कि अर्नेस्ट होता है उसके साथ अटैक करना स्टार्ट करता है और सारे पैटर्न को पहचानने लगा होता है कि किस तरह से अटैक किया जाता है। इस तरह से कुछ वार्म अप करने के बाद और सीखने के बाद चलाना रोबोट अटैक करने के लिए अब तैयार होता है। इस तरह से वे जंप करता है और बार बार अटैक कर रहा होता है न्यू पैटर्न के साथ में, जो कि काफ़ी खतरनाक मूव्स होते हैं। वे स्पीड से जाकर अटैक करता है उसके वीक पॉइंट यानी उसकी आँख के ऊपर, लेकिन वो उसे बंद कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वह
उसको डैमेज कर देता है। इधर सारी नाइट्स जो कि कैपिटल से आ रहे होते हैं बैकअप देने के लिए आ चुके होते हैं। कमांडर या जनरल कहते हैं ऑर्डर देते हैं अटैक करने के लिए। उनके पास बड़े-बड़े कैनन्स होते हैं जिससे वह अटैक करवाते हैं। लेकिन जिसके साथ में भाई मॉफ होता है, वह अटैक करता है अपनी फायर से काफ़ी सारे रोड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी वजह से अर्नेस्टी होता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और भड़कने लगता है, अटैक कर देता है। जिस अटैक को काफ़ी खतरनाक मान सकते हैं। उसका नाइट आर्मर होता है वह भी डैमेज हो चुका होता है कि शायद वह ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए वह पीछे डैड से कहता है उस तो आकर इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वह मना करता है। वह बाहर आकर एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने लगता है जो कि मल्टीपल टाइप होती है और वह कह रहा होता है जब मैं कहूँ तब करना, ठीक है। वह डर रहा होता है लेकिन क्या कर सकता है। वह उससे कहता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करने के लिए, जिसके साथ में जाकर वह रोबोट उससे हिट हो जाता है और उसके साथ में इलेक्ट्रिक शॉक के साथ उसके जो ब्रेन होता है वह डेड हो जाता है अंदर इलेक्ट्रिक जाने से। एक साथ में लोग जीत चुके होते हैं, लेकिन वे लोग सोचते हैं और लगता है ब्लैक यानी डायडा मर चुका है, इसलिए उसको लास्ट गुड बाय कहते हैं। अचानक से एंट्री होती है अर्नेस्ट की जो कि डैड को बाहर लेकर आया होता है और इधर अर्नी के फ्रेंड भी उसको वापस देखकर काफ़ी अधिक खुश होते हैं कि सच में उसने इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। इधर किंग जिसने कि बुलाया होता है अर्नी के लिए उसके फादर के साथ में, क्योंकि उसने एक 12 साल का बच्चा होने के बाद भी एक डिवीजन लेवल के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। इसीलिए यहाँ पर उसके फ्रेंड फादर के साथ भी गया होता है और वह उसे थैंक्स कहते हैं इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, उस डिवीजन लेवल मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए भी। वह सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती हैं कि एक 12 साल का बच्चा ने इतना सब कुछ कर दिया। वह एक प्रोडिजी के अलावा और कोई ही हो सकता है, ऐसा उसे कहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए वो उसको थैंक्स देने के लिए वह पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई विश है जिसको तुम पूरा करवाना चाहते हो। इस बात पर वह कहता है हाँ, वह ईथल रिएक्टर के बारे में जानना चाहता है जो कि सीक्रेट कोर होता है इन सभी नाइट्स रोबोट्स का। इस बात के लिए सारे जो भी लोग होते हैं किंगडम में और वो मना कर देते हैं आखिर ये सीक्रेट हम कैसे बता सकते हैं। तो किंग हंसते हैं और उससे पूछते हैं आखिर वह क्या करना चाहता है ये सब सीख कर। तो वह कहता है वह सीखने के बाद इसको और मॉडिफाइड करना चाहता है जिससे वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। ये हंसते हुए कहते हैं ओ अच्छा है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले जो नाइट है ना उसको तुम्हें रिपेयर करके दिखाना होगा मुझे। और ऑफकोर्स अन्य होता है इस चीज़ के तैयार हो जाता है, उसके लिए पीस ऑफ केक होता है। इधर दिखाते हैं एडी के फादर जो कि दोनों बच्चों को बुलाया होता है और उससे पूछती हैं सबसे पहले वह रिपोर्ट दे आखिर क्या चल रहा है लाइक स्पाई। वह उससे पूछती हैं अर्नी के बारे में उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो वे दोनों कहते हैं हम लोगों को कुछ भी सिनिस्टर या फिर गलत नहीं लग रहा, इस बात पर खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है रोबोट या नाइट का रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है, लेकिन वह नाइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसलिए बैटसन के फादर होते हैं, वे कहते हैं कि सच में तुम इसको रिपेयर करने जा रहे हो। अर्नी कहता है अरे चिंता की बात नहीं, जैसे मैं कहूँ बस वैसे ही करना। बाटसन आकर उसके मुंह को बंद कर देता है और कहते हैं हे जरा चुप रहो। लेकिन जब बाटसन उसको अंदर लेकर आ जाता है उस तरह से उसको सपोर्ट देकर वह कहता है ठीक है वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आखिर क्या करना चाहता है, किस तरह का उसका प्लान है जिस तरह से डेवलप करना चाहता है। वह कहता है मेरे पास एक नया प्लान है जिससे कि मैं उसको और भी अपग्रेड करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से उसको मॉडिफाई करो। और हाँ वह भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसको किंग की तरफ से इस काम करने की मंजूरी मिल चुकी होती है। और अन्य रोबोट्स में फाइबर क्रिस्टल का भी यूज करने के लिए कह रहा होता है जिससे कि इसकी कॉम्पेबिलिटी है वह काफ़ी अच्छी हो सकेगी। इसकी जो हैंड्स है उसमें ये सब यूज करने के लिए कर रहा होता है। डेविड उसकी बात सुनता है और काफ़ी अच्छा लगता है आइडिया, इसलिए वो उसको अपने साथ काम पर रखने के लिए मान जाता है। यहाँ पर के ईगोर और हैरिफा आती हैं और देखना चाहती है अर्नी का काम कैसा चल रहा है। अर्नी न्यू प्लान के बारे में बताता है, डिस्कस करती हो कि हम इसके 2 हैंड्स को और भी बना देंगे जिसके जैसे वह काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन डेविड कहता है इससे हम केवल पायलट के ऊपर और ज़्यादा वजन बढ़ा रहे होंगे, वो किस तरह से कंट्रोल करेगा। तो बताता है वो उसको केवल मैजिक यूज करने के लिए और या फिर लेजर्स वगैरह यूज करने के लिए रखने वाले हैं। जिसके बाद कहता हाँ ये हार्ड है, लेकिन तो बाद में मान जाता हाँ बात तो ठीक है, फिर अलग से यदि शूट करने के काम आएंगे तो काफ़ी अच्छा है। इधर का अर्नेस्टी होता है यानी अर्नी वे एरन से और एडी से मिलता है। एरन और एडी को दोनों कहना होता है कि नेक्स्ट मिशन पे जब जाए तो उसको भी साथ में लेकर चले। वह कहता है ठीक है मान जाता है। इधर प्रिंसिपल के रूम में आ जा होता है और ऑफिस में बताता है उसको थोड़ा और टाइम लगने वाला है उस नाइट को ठीक से दोबारा डेवलप करने के लिए, वो उसको थोड़ा टाइम दे देते हैं। इधर जो भी उसके इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं न्यू जो भी डेवलपमेंट करा रहा होता है उस चीज़ के लिए सब काम पर लग चुके होते हैं। और अर्नी के अकॉर्डिंग सारे इंजीनियर्स और मैकेनिक्स होते हैं वो काम पर लग जाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक छोटा सा प्रोटोटाइप पहले बनाना होगा जिससे कि वह वर्क कर रहा है या फिर नहीं पहले देखना होगा। इसलिए वे ट्राई करते हैं और जिसमें सच में वह काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा होता है जिससे अभी वह चाहे पैसे, इसीलिए वो कम काम करते हैं और अपना एक बड़ा प्रोटोटाइप भी बना लेते हैं जो कि टेस्टिंग स्टेज में होता है, जिसको एल्फी जाकर चेक करती है और उसे सच में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल भी लगा होता है। अर्नी उसे बताता है जो भी उन्हें न्यू करना है उसके लिए उन्होंने न्यू जो लॉन्चर सिस्टम उसमें लगाया होता है उसकी एक्यूरेसी भी चेक करनी होती है और जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए टेस्ट के लिए क्यों ना एक मैच करना काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए यहाँ पर ईगर और हेल्फी के बीच में मैच होने वाला होता है। हेल्फी होती है वह एक न्यू प्रोटोटाइप को चला रही होती है और ईगर अपना ओल्ड वाले को, इसलिए दोनों फाइट के लिए तैयार होती हैं, दूसरे पर अटैक कर देती हैं स्वार्ड्स और लेजर के साथ में। उनकी जो अटैक होती हैं और जो डिफेंस होता है वह काफ़ी अच्छा जा रहा होता है। लेकिन इसी के दौरान ईगर होता है वह एल्फी के लिए पकड़ लेता है और एक जगह पर
पिन कर देता है, लेकिन वो उसको मार्शल आर्ट यूज़ करके दूसरी तरफ फेंक देती है। जब वो उसको स्लैश करने वाली है 2 टुकड़ों में, लेकिन तभी उसका माना खत्म हो जाता है, जिससे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं कि उनका न्यू प्रोटोटाइप है जो कि अब कितने टाइम बाद न्यू डेवलप हो गया है या फिर न्यू विकसित हो पाया है, उसकी वजह से सक्सेस देखकर काफ़ी खुश और पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ही एक बंदा जो कि सस्पिशियस तौर पे वहाँ से निकल जाता है, जो कि रेड हेयर वाली गर्ल के पास आता है और लेडी को सारी खबर बता देता है अर्नी के बारे में, कैसे डेवलप कर रहा है। देखकर लगता है कि कुछ लोग उसके काम से खुश नहीं है। नेक्स्ट डे सब लोग वर्क पर लग जाते हैं और किस तरह से और भी उन पर काम है उस पर काम कर रहे होते हैं। उनमें एक दिक्कत की सामना करना पड़ रहा होता है, अब तक उनका जो मानक की खपत है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे उसके बारे में वर्क करते हैं, जहाँ पर उनमें कुछ डेवलपमेंट करते हैं, जिससे कि ये छोटे जो रोबोट्स होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें डेवलपमेंट करते हैं लाइक एरो शूट करना और इस तरह के काफ़ी सारे और भी इक्विपमेंट को वो लगा देता है, जो कि काफ़ी अच्छी होते हैं। इसी डेवलपमेंट के साथ में बड़े रोबोट में भी काम किया जाता है, लेकिन वह काफ़ी हैवी और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा नहीं दिख रहा होता है और उसको थोड़ा बैलेंसिंग में भी टाइम लग रहा होता है। इसलिए उसको डेवलप करने में थोड़ा-सा अंतर करने के लिए काम पर लग जाते हैं। इधर अपनी क्लास में आकर वह सोच रहा होता है क्लास के दौरान भी किस तरह से डेवलपमेंट करके क्या-क्या चीज़ कमियों को निखार सकता है। लेकिन सब लोग सोच रहे होते हैं कि वह तो पढ़ाई में अच्छा है या फिर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग तो वहीं होता है। वापस आने के बाद सारी सिचुएशन भी एक्सप्लेन कर देता है किस तरह से वह और भी चेंजेस कराना चाहता है। इस बार वह अपनी ग्रैंडपा के साथ में आया होता है और ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि कैसा पता चलेगा किंग को कि हमारे जो पुराने नाइट्स आर्मर है उनको एक बच्चे ने वो भी मॉडिफाइड कर दिया इतने टाइम के बाद। इधर दिखाया जाता है एडी और अर्ची का, दोनों सोच रही होती हैं फादर को इसके बारे में खबर देंगे तो क्रेडिट उसको ही मिलने वाला है सारे काम का। इधर नेक्स्ट दिखाया जाता है एडी के फादर को सारी खबर मिल चुकी होती है, जो कि अर्नी के ग्रैंडफादर ने एक लेटर भेजा होता है सारे नाइट्स के जो जनरल होता है उसके लिए कि बच्चों ने कुछ नया डेवलप किया है। जनरल वहाँ पर आ चुका होता है और देखना चाहता है किस किस बच्चों ने और किन किन ने इसमें साथ दिया है। सब लोग उसके सामने खड़े होते हैं इस न्यू प्रोटोटाइप में जो डेवलपमेंट किया होता है उन सभी के साथ में। सभी लोगों को नाइट्स के साथ में लेकर जाने लगते हैं, नाइट आर्मर के साथ में एक ऐसी जगह पर आ चुके होते हैं जो कि काफ़ी एक बंजर सी लग रही होती है, लेकिन उनका जो टेस्ट या फिर किसी ऐसे भी यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की उन पर नज़र होती है बैड पीपल्स की जो कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ डाल देता है जिससे कि धमक से अब आएंगे तो पता चल जाएगा और हम अपना प्लान एक्टिवेट करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं तो लेकिन वहाँ पास सिक वॉर्म्स कुछ आने लगते हैं और वह अटैक करने लगते हैं रोबोट्स के ऊपर। सब लोग थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन नहीं होता बाहर आकर उनके पैटर्न को थोड़ा चेक करता है और पैटर्न के बाद बचाने से जंप कर देता है कि वह कहानी वाला है। उन सभी नाइट्स ईगर के साथ में छोड़ देता है। ईगर जो कि काफ़ी अच्छा होता है, एक्सपीरियंस भी है। सब लोग मिलकर फाइट करना स्टार्ट करते हैं और सारे सिक बॉम्ब्स को खत्म कर देती हैं। वह बंदा काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और लेडी को आकर खबर देता है कि हमारे सारे बॉम्ब्स हैं वे मारे जा चुके हैं। लेकिन इस हार के बाद भी बिल्कुल उदास नहीं होती है, ना ही उनको कुछ बुरा महसूस हो रहा होता है, बल्कि वे तो खुश होते हैं कि जो वाइट नाइट है या सिल्वर नाइट कह सकते हैं वो उसके इन खतरों को तो झेल ही सकता है। ये काफ़ी अच्छा है। इधर दिखाया था सब लोग काम पर लग चुके होते हैं। यहाँ पर एडी मिस कर रही होती है एरन के लिए। तभी डेविड कहता है कि एरन वापस आ गया है। एडी नीचे देखने के लिए जाती है कि आखिर एरन कहाँ पर है, तो अगर बताता है कि एरन है जो कि मार्किस के यहाँ पर रुक गया, उसको थोड़ा काम था इसीलिए। इधर मार्किस का सीन दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा होता है कि आखिर वह क्या डेवलपमेंट जो कर रहा है उसके बारे में उसे एक्सप्लेन कर सकता है सारी सिचुएशन के बारे में। इधर सीन दिखाया था स्टेफ या एडी की बड़ी सिस्टर के बारे में, जो अपने फादर से आकर बात करती है और कहती है कि आखिर एरन के वर्क के बारे में आप इस तरह से मार्किस को कैसे बता सकते हैं, उसे प्रमोट कैसे कर सकते हैं वहाँ के लिए। इधर दिखाया था मार्किस जो अभी भी सोच रहा होता है एरन के वर्क के बारे में, उससे सारे डेवलपमेंट के बारे में सुन रहा होता है, वैसा कुछ बता रहा होता है किस तरह से उसने इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया है और किस तरह के उसने न्यू चेंजेस इसमें किए हैं। और उसका ईथल इंजन है उसको भी उसने किस तरह से ओल्ड फैशन था उसको चेंज करना चाहता है। ईथल रिएक्टर है वो काफ़ी ओल्ड फैशन है, इसीलिए मैं क्या लगता है ठीक है तुम्हारी जो मेहनत यहाँ पर तूने जो भी किया उसका क्रेडिट मैं ले लूँगा, ठीक है ना, मैं बोल दूंगा कि सब मैंने किया है। इस बात पर थोड़ा शौक लेकिन कहता हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकती हो। इस बात पर तो वह बहुत पिस्ड ऑफ हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम क्या करना चाहती हो, तो ये पता भी है ये कोई आम काम नहीं है, 3000 सालों से ये लोग डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। उसके बाद में आज इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट तुमने दिखाई है और उसके बाद में तुम उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती हो, तुम लोगों के सामने आने नहीं चाहते कि आखिर तुम्हें ये सब किया। तुम्हें पता है 3000 सालों में इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये आज इतना ज़्यादा कभी नहीं। तो उन बस थोड़े चेंजेस किए इसमें और इस तरह की मेहनत को भी तुम औरों को देने के लिए तैयार हो, तुम आखिर क्या करना चाहते हो। आदमी कहता अभी तो काफ़ी कुछ और भी काम है जो कि आने को बाकी है, उसे डेवलपमेंट करने भी हैं। इस बात को सुनता है वो थोड़ा शांत करता है खुद के, लेकिन गुस्से में होता है। वह सोचने लगता है सच में इस बंदे के अंदर जो यंग एनर्जी है वो उसकी पास्ट की जैसी है। वह भी पहले कितने ज़्यादा एनर्जी से फुल रहा करता था, एकदम एक्साइटेड रहता था। फिर पूछता है वैसे आखिर वह ये सब कर रहा है तो क्यों, तो वह कहता है जस्ट मेरी हॉबी ये सब करना, ज़्यादा कुछ नहीं, ना ही कुछ है, बस हॉबी के लिए करता है। मैं कहता ठीक है लेकिन यंग बॉय तुम जो चाहो उसे करो। इधर दिखाया जाता है एडी और एचिका जो कि अपने फादर के साथ में बैठे एक मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्टेफिया भी होती है, लेकिन लाइक सीन टाइप कुछ भी नहीं।
इधर दिखाया था मार्केस जिसके साथ में बात कर रहा होता है, जनरल के बारे में कहता है कि आपको इसके बारे में कुछ और पता है या फिर इस सिल्वर नाइट के बारे में आपको क्या-क्या पता है? ये सारे डेवलपमेंट पे जो करने वाला उसके बारे में और पूछता है। इधर लेकिन एडी की तो हालत खराब हो रही है, उसको बहुत मिस कर रही होती है। इसलिए सभी लोगों को उसने परेशान कर रखा होता है कि आखिर एर्नी पे कब आने वाला है? आखिर हम क्यों ना वहाँ पे जाकर और मार्केस के घर को तोड़कर हम उससे वहाँ से लेकर आ जाएँ एर्नी के लिए। लेकिन इस बात के लिए कोई सहमत नहीं होता और ईगर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते वरना हमारा जो बिज़नेस चल रहा है, व्यापार, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। डेविड कहता है लेकिन मेरे पास एक प्लान है, हम वह करते हैं। इधर दिखाया जाता है डेरी विलेज के ऊपर जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर चुके होते हैं, जिसके बारे में कैपिटल को खबर दी जाती है जहाँ से कि सिल्वर नाइट्स होते हैं निकल पड़ते हैं अपने काम पर। लेकिन जंगल के अंदर उस लेडी जो कि अपने कुछ सबॉर्डिनेट के साथ होती है, उसको कुछ अलग ही प्लान होता है और जहाँ पर उसने काफ़ी लोगों को छुपा रखा होता। इधर अन्य को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता आखिर कितना बड़ा डिजास्टर आने वाला है। इधर दिखाया जाता है डायड जो कि अपने न्यू आर्मर को ट्राई कर रहा होता है, जो कि पूरी तरह से रिपेयर हो चुका होता है, यानी ओल्ड आर्मर न्यू बन चुका होता है। मैं कहती है सच में काफ़ी अच्छा है, डेविड को थैंक्स कहता है। डेविड कहता है तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? मैं कहता ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ, मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। ईगर कहता है ठीक है तो फिर अब तुम बाहर भी आ जाओ, हमें थोड़ा काम भी करने हैं। इधर काम पर लग जाते हैं, लेकिन दिखाया जाता है दोनों एडी और एल्सी दोनों जाने के लिए तैयार होती हैं अर्नी के पास में छोटे 2 प्रोटोटाइप लेकर। लेकिन उसके लिए उन्होंने डेविड से परमिशन नहीं मांगी होती है, यानी बैटसन ने। डेविड परमिशन दे देता है, हाँ ठीक है, हायर अप्स की परमिशन मिलने के बाद भी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। 2 नाइट्स के साथ में ईगर और डाइट के साथ में उनको एक्सकोर्ट करने के लिए। इधर डेरी विलेज को भी बचा लिया गया और पूरी तरह से सेफ कर लिया गया होता है नाइट्स द्वारा। लेकिन इधर दिखाया था एक एमिसरी नाइट जो कि जा रहा होता है कैपिटल की तरफ। लेकिन रास्ते में अचानक से उसको भाई लेडी आती है और घेर लेती है और उसको पकड़ कर वहीं पर ढेर कर देती है धोखे से। और इसके साथ में उसके जो आर्मर होता है न्यू डेवलप्ड उसको हाईजैक कर लेते हैं, जिसके साथ में निकल पाते हैं डिगार्ड फोर्टेस की तरफ, जहाँ पर कि अभी एर्नी भी है। इधर जब लोग जाते हैं फोर्टेस की तरफ, जहाँ पर अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं और जो लोग तो उनके सामने आ रहे होते हैं मैकेनिकल्स या फिर इंजीनियर्स, सभी लोगों को भी मारना स्टार्ट कर चुके होते हैं। उनको ढेर करके सारी जगह को हाईजैक करने लगते हैं। जो न्यू डेवलप्ड आर्मर होते हैं, नाइट्स आर्मर, उनको वह हाईजैक कर लेते हैं और लेकर निकलने लगते हैं और ब्लास्ट करते हुए जो भी सामने आ रहे होते हैं उन सबको वह तबाह करते जा रहे होते हैं। इस सब के बारे में मार्केस को भी खबर मिल चुकी होती है इन सब के बारे में। तो आर्नी कहता है वह यहाँ से जाना चाहता है, खुद भी जाकर लीड करना चाहता है, लेकिन वह अपने पार्टनर को इस तरह से कत्ल में नहीं डाल सकता है। इधर सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं, उसके दौरान उनका जनरल एंट्री लेता है हैमर, जो कि उस डायरेक्ट कारलेट जो गर्ल होती है उसके साथ ही फाइट करना स्टार्ट कर चुका होता है। उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती हैं, जो कि लेडी कारलेट को काफ़ी अच्छे टक्कर दे रही होती हैं। लेकिन वह लेडी को आसानी से वह पीछे तरफ हटाने में कामयाब रहता है। लेकिन उन लोगों का जो मिशन होता है पहले ही पूरा हो चुका होता है, यहाँ से जो नाइट्स आर्मर उनको चुराने का, इसीलिए वे लोग बस वहाँ से भागने पर ध्यान देते हैं। जब बाहरी तरफ आते हैं तो देखते हैं 2 नाइट्स जो कि ईडर और डाइड और पीछे कुछ बच्चे होते हैं यानी एडी और एर्जी, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं कि साथ में रेनफोर्समेंट आई है हम इनकी हेल्प करने के लिए, इसीलिए वे कैनन से शूट कर रहे होते हैं। लेकिन अब वे भी क्या कर सकते हैं, डॉज करते जाते हैं, ब्लॉक करते जाते हैं, अटैकिंग में तैयार होते हैं। ईगर डाइड दोनों लोग ही फाइट करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, जहाँ पर ईगर होता है वो उस गर्ल लेडी के साथ में फाइट कर रहा होता है। दोनों बॉयज होती हैं जो कि ईगर का सपोर्ट करने के लिए सामने तरफ अटैकिंग की जा रहे होते हैं। लेकिन इधर डैट होता है जो उसके सामने वाला अपोनेंट को ढेर भी कर देता है, लेकिन थोड़ी नज़र हटी ना कि दुर्घटना घटी ना, अब उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे उसकी देखने की स्क्रीन टूट जाती है। इधर दोनों बॉयज होते हैं जो कि ईगर के साथ में फाइट करने की जा रहे होते हैं और इधर एर्नी जो सारे फ्रेंड्स को देख रहा होता है कि आखिर क्या ही करे, लेकिन हेल्प करने जाना भी चाहता है, लेकिन उसके टक्कर का यहाँ पर कोई है ही नहीं जो उससे फाइट कर सके। इसलिए उन सभी फ्रेंड्स को देखता और जहाँ कैरेज भी आ चुकी होती है जिसके अंदर छोटा प्रोटोटाइप होता है, इसीलिए अभी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है इस प्रोटोटाइप को अपने साथ लेकर जा रहा है अपने फ्रेंड्स की थोड़ी हेल्प करने के लिए। और वो छोटे रोबोट को खुद ही कंट्रोल करने लगता है और वहाँ से निकल पड़ता है। देखता है जो एनिमीज उसके रोबोट को लेकर जा रहे होती है नाइट्स को, उनको वह डिसेबल कर देता है खुद मैनुअली, जिसके बाद वह निकल पड़ता है अपने फ्रेंड्स की और भी हेल्प करने के लिए। जिससे आखिर वह क्या कर सकता है देखते हैं। वहाँ से वह निकल पड़ता है। इधर दिखाया था लेडी कारलेट जब सामने तरफ भागना स्टार्ट कर रही होती है तो सामने से ईगर आ रहा होता है, 2 छोटे बच्चे आ रहे होते हैं, इसीलिए अब ईगर भी काफ़ी गुस्से में होता है, फाइट करना स्टार्ट कर देता है लेडी कारलेट के साथ में। लेकिन जो बंदा दूसरा होता है उसके साथ में बच्चों को ढेर करने लगता है, लेकिन अच्छे से एक ट्रैप लगाते हैं और ट्रैप में जाकर उसे फंसा देते हैं। वह समझ नहीं पा रहा और उस नदी के अंदर गिर जाता है और अपने आर्मर को वहीं पर डिसेबल कर लेता है। इधर दिखाया जाता है वह लेडी कारलेट होती है जो कि ईगर को हरा देती है, उस पर एक बहुत बड़ा स्क्रैच भी मार देती है जो कि उसके पार निकल चुका होता है, वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है डैड जो कि जब वहाँ पर पहुँचता है तो ईगर अंदर पड़ा होता है बेचारा। वह कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन इन सब का भी टाइम नहीं होता है बिकॉज काफ़ी सारे डीमंस होते हैं, मॉन्स्टर्स आने लगे होते हैं अटैक करने के लिए। डैड और सारे लोग होते हैं तैयार हो चुके होते हैं और जिनकी हेल्प करने के लिए हैमर भी आ जाता है। इस तरह से रात में पूरी रात फाइट करती हैं और सबको हरा देते हैं। इधर किंग के सामने वे लोग आ जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। इधर दिखाया जाता है मार्क्यूस जो कि बात कर रहा होता है हैमर के साथ में जो भी हुआ होता अभी उसके बारे में,
इधर दिखाया था किंग के सामने वो जो बैठे होते हैं, तो उन लोगों ने जितना अच्छा प्रोग्रेस किया होता है और सिल्वर नाइट्स को जिस तरह से डेवलप किया होता है, इसलिए एक न्यू ऑर्डर पास करते हैं, एडर ऑफ सिल्वर फ्यूनिक्स। इनका काम होता है इन लोगों को इन्हें आगे तरफ बढ़ाकर ले जाना, इनको अच्छे से डेवलप करना, जो कि एक न्यू पावर होगी न्यू आर्मी के साथ में। इधर दिखाया था सारे लोग जो इंजर्ड हो चुकी होती हैं, उनका अच्छा इलाज वगैरह चल रहा होता है। इधर ईगल के साथ में हेल्फी होती है, जो उसके लिए खाना वगैरह लाई होती है, उसका पूरा ध्यान रख रही होती है। लेकिन इधर दिखाया था अर्नी, जो कि अपना सपना देख रहा होता है, अपने जो एडिशनल न्यू एडिशनल मॉडल रोबोट्स होते हैं उन सबको अपने पास में देखा, लेकिन उसका न्यू एडिशन मॉडल होता है वहाँ से जाने लगता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है, तो उसके पास में एडी होती है जो कि सो रही होती है उसको ही पकड़ कर, लेकिन वह उठाने के बाद भी नहीं उठती है, तो उसको टीज करने लगता है और आखिरकार उठाकर मानता है। इधर दिखाया था टेलेस्टियल लेबोरेटरी का सीन, जहाँ पर एक रोबोट उन्हें मिल चुका होता है जिसको वह जांच कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चल रहा होता आखिर किस तरह के मटेरियल से इन्हें बनाया गया है, किस तरह का मटेरियल यूज किया गया था। उनका जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट होता है यानी गैजल, जिसके कुछ सब समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उन सब का लीडर या डायरेक्टर होता है ओलिवर आ जाता है और कहता है, सच में तुम लोग कितना तो स्लो काम कर रहे हो, तुम कुछ भी अब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाए हो। गैजल कहता है चिंता ना करने के लिए वो जल्दी उसको एक रिपोर्ट देने वाला है जिससे वह खुश हो जाएगा। और वह सोच रहा होता कि एक दिन जरूर हमारी मेहनत को पहचानेंगे और ऑर्डर ऑफ सिल्वर फिनिक्स है उनको हम जरूरी बीट दे देंगे। इधर दिखाया जाता है डिकार्ड या फिर कह सकते हैं मार्कियस का, जो कि बात कर रहा होता है किंग के साथ में और अपनी सारी सिचुएशन को समझा रहा होता है कि अब जो अटैक हुआ था या फिर पास्ट के जो मर्चेंट्स उनके ऊपर अटैक हुआ था, जो कि ब्रॉन्ज फैंग है। समय लगता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी अच्छे संबंध चले उनको बिगाड़ने के लिए सब किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इनकी भी कुछ ऐसी राय होती है, लेकिन इधर पता चलता है अर्नी, जिसका प्रमोशन हो चुका होता है इतनी कम एज में ही, सब लोग शॉक्ड होते हैं, लेकिन उसकी मदर काफ़ी खुश भी होती है उसका प्रमोशन के लिए। इधर दिखाया था अर्नी ने एक न्यू बॉट बनाया होता है जो कि ह्यूमन से ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर ले आने में हेल्प कर सकता है, इसलिए सब लोगों को इसका में इंट्रोडक्शन देता है। लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं, सच में अगर उसने ऐसी चीज़ भी बना ली, सच में अर्नी तुम क्या ही करें। लेकिन वह काफ़ी खुश होती हैं, ताकि कहता है इन चीज़ों को, इन बॉट्स को यूज़ करके हम कोई भी काम करा सकते हैं, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, जो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन दिखाया था किंग और ऑल्टी की तरफ से जो भी जनरल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आते हैं और वे अपने जो मैकेनिज्म्स होते हैं सिल्वर नाइट्स के लिए उनको डेवलप कराना चाहते हैं सिल्वर फैंग द्वारा, इसीलिए वे अपने कुछ नाइट्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आए होते हैं। अदर स्टेट्स भी इस चीज़ को कराने के लिए तैयार होते हैं। वह कहता है ठीक है हम लोग काम पर लग जाते हैं, इसके लिए 10 मंथ्स का हमें और टाइम चाहिए। और अर्नी आकर सब लोगों को बताता है वर्क पर लगने के लिए, और हाँ हमारे न्यू डेवलपमेंट के बारे में नहीं भूल जाना। उसके न्यू प्लान्स होते हैं और इसीलिए उसके पास एक न्यू मैप भी होता है न्यू डेवलपमेंट के लिए। डेव कहता है ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल होता है, वो सॉफ्ट जाता है, लेकिन फिर भी वे अपने टाइम के अपने काम पर लग जाते हैं। उसका न्यू जो वर्क होता है उस पर वह डेवलपमेंट पर लगा होता है। यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं। इस तरह से टूर्नामेंट का टाइम आता जा रहा होता है और सभी लोग काम पर लगे होते हैं। दिन बीतते जाते हैं, उनकी न्यू मैकेनिकल मशीन्स बनती जा रही होती हैं। ग्रेजुएशन का टाइम हो चुका होता है, जहाँ जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं उनको डेविड रिक्रूट करने आया होता है, उनको रिक्रूट करना चाहता है। तो एडगर बताता है कि हम सबका जो लीडर है उनसे मिलो, जो कि एर्नी होता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड जाते हैं कि सच में एक बच्चा लीडर है। इधर दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जो कि आकार सारी सिचुएशन बताती है एर्नी के लिए और कहती है जिस चीज़ की सारी हमारी जो सीक्रेट्स थे, आपके सीक्रेट्स लीक किए गए थे, बंदी के द्वारा किए गए थे, वह भी एक यहाँ पर मैकेनिक था, उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन इस सब रैकेट को कौन चला रहा था उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला है। वह कहता है ठीक गुड, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती रहो। एडी इस चीज़ से एकदम जेलस दिख रही होती कि वह डिटेक्टिव के साथ में कितने अच्छे से बात कर रहा था, इसलिए वह आ जाती है एर्नी के पास में और उसे रिक्वेस्ट करती है क्यों ना वह भी एक सिल्वर नाइट के लिए चलाए। वह इस चीज़ को परमिशन दे देता है। इस बात पर वो लोग आ जाते हैं बाहर थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए उसके फ्रेंड के साथ में, लेकिन उसके फ्रेंड थोड़े स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उसका जो न्यू आर्मर उसने अभी डेवलप किया था उसमें काफ़ी कमियां होती हैं, उसके साथ में ढेर हो जाता है। उसके फ्रेंड आकर उसे निकालते हैं और उसे होश में लाते हैं। वह कहता है लगता है इसमें और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट करना बाकी है, इसीलिए वह अपने फ्रेंड से कहता है वैसे मेरा न्यू डेवलपमेंट मशीन है वह तो डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन एडी को उसकी ज़्यादा चिंता हो रही होती है। वह सोचता है आज तुम्हें गया डेविड नहीं छोड़ेगा। बाहर आने के बाद वापस आने के बाद डेविड भी उसे नहीं छोड़ता और कहते इतनी अच्छी ब्यूटीफुल मशीन को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम आखिर कैसे कर सकती है ऐसा? अब जब तक इसका रिकवर नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होने वाला आगे, ठीक है समझ गए? कहता ठीक है, पूरे से इग्नोर मार देता और अपने न्यू डेवलपमेंट पर लग भी जाता है, जहाँ पर इनका न्यू डेवलपमेंट होता है एक मशीन को 2 लोग या 2 पायलट चलाएंगे अपनी अपनी माना के साथ में, जिसमें एक पायलट जो कि उसे लीड करेगा, दूसरा अटैकिंग पर होगा, और ये पूरी तरह से प्राउड रहता है आइडिया। लेकिन फिर भी एर्नी हार का मानने वाला होता है। इधर हेल्फी एडी को लेकर आई होती है बात लेने के लिए एक नदी किनारे, जहाँ पर बॉयज होते हैं सब अपने वर्क पर लगे होते हैं। गर्ल्स अपने बारे में एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन बॉयज अपने वर्क में अभी भी भिड़े हुए होते हैं। इधर एर्नी ने कुछ कीज बनाई होती है, जिसके पास की होगी वही सिल्वर नाइट को ऑपरेट कर सकता है, और इस समय वर्क भी अच्छा कर रही होती हैं, जो कि मैजिकल द्वारा और काफ़ी अच्छे वर्क कर रही होती है।
उनका न्यू प्रोटोटाइप होता है जिस पर उनका काम चल रहा होता है, वह भी क्रिएट हो रहा होता है। इधर दिखाता है किंग का, जिसके सामने गैज़ल आया होता है अपना न्यू प्रोटोटाइप लेकर। कुछ काफ़ी टाइम बीत चुका होता है जब उसने ये कहे थे। यहाँ पर काफ़ी सारे उसके प्रोटोटाइप्स होते हैं जो कि न्यू डेवलप्ड होते हैं, उनके बारे में सारी बातें बता देता है, किस तरह से क्या-क्या न्यू फंक्शंस उसने इसमें ऐड किए हैं। किंग कहते हैं ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, और उसको शाबाशी देकर उसे न्यू मॉडल्स तैयार करने के लिए कहता है। वह कहता है अच्छा है। इधर लेकिन तभी एंट्री होती है एर्नी की, जो कि अपना डबल पायलट वाला रोबोट होता है उसको बना लिया होता है, जो कि ये गाड़ी को खींचा ला रहा होता है। जिसको देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और किंग भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। जिसके अंदर एक और न्यू रोबोट होता है जो कि एक न्यू प्रोटोटाइप होता है। अर्नी आकर किंग को ग्रीट करता है। किंग काफ़ी खुश होती हैं उसके इस चीज़ को देखने के लिए, इसीलिए वह कहते हैं ठीक है, तो तुम दोनों के बीच में क्यों ना देख लिया जाए कि कैसी किसी रोबोट की फंक्शन है। इसके लिए अच्छा होता है कि अर्नियस्ट के 4 रोबोट्स लिए जाएंगे और गैजल के 6 लिए जाएंगे, और दोनों के बीच में थोड़ी फाइट कराई जाएगी। एक प्रैक्टिस मैच, एक फ्रेंडली, एक फैमिलियर मैच, ना कि कोई किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वे लोग इस चीज़ के तैयार हो जाते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद प्रिंस एरमस होता है, जिसको भी किंग ने अब बुला लिया होता है, और वह काफ़ी खुश होता है किंगडम यहाँ का, और देखना चाहता है कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर एक फाइट देखने को मिली होती है पहले दिन ही आने के बाद, इसीलिए वह जानना चाहता है क्या चल रहा है। सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। इधर अर्नी होता है अपनी फ्रेंड्स एडी और एर्ची के साथ में फाइट के लिए तैयार होता है। सामने जो बंदे होते हैं दो लोग, वे भी फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका न्यू रोबोट प्रोटोटाइप जिसको अर्नी चला रहा होता है, उसकी स्पीड एक रॉकेट बूस्टर के साथ में काफ़ी फास्ट होती है कि लोगों को समझने का भी मौका नहीं मिलता। वो उसे लेजर से तो अटैक करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे पीछे अटैक करके एक बंदे को ढेर करके पहुंच जाता है। जिसके बाद में एडी और अर्नी वे लोग भी अपने डबल पायलट के साथ अटैक करने को जाते हैं और लोगों को बीच में बांट देते हैं। अर्नी का प्लान ऐसा ही होता है कि हम लोग पहले उन लोगों को डिवाइड करेंगे, जिसके बाद वर्क करेंगे एक साथ में अटैक करने के लिए। फिर सेम उनका प्लान होता है, ईगर के साथ में डाइड है वो अटैक करके जाएगा, और सेम दोनों लोग जाते हैं अटैक करने के लिए। यहाँ पर एडगर सामने से ब्लॉक कर रहा होता है, अटैक कर देता है एक लाइटिंग रोप के साथ में, जिससे वह उसको थोड़ी देर के लिए एक्टिक्यूट कर देता है। फिर अर्नी होता है जिसका सारा माना खत्म हो चुका होता है, इसलिए वह रिकवर कर रहा होता है, बस थोड़ा वेट कर रहे होते हैं। सभी लोग होते हैं अटैक कर रहे होते हैं। इधर ऑल बार वह भी समझ चुका होता है उन लोग किस तरह से अब फाइट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा फेमिलियर हो चुका होता है। उनके पायलट्स होते हैं वह अब थोड़े हावी होने लगे होते हैं अर्नियस्ट के ऊपर, लेकिन अर्नियस्ट को कोई नहीं पता होता है कि वे तो अर्नियस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे हैं। इधर सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं। इधर दिखाया था डाइट और एक बंदे के साथ में फाइट चल रही होती है, और भी लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हम हारने वाले हैं। ओलिवर मतलब अर्नियस्ट के लोग समझ रहे होते हैं, लेकिन इधर अर्नी होता है जिसके रोबोट पे चार्ज होता है, और वह पुरानी पावर से भी ज़्यादा स्पीड से अटैक करता है और एक रोबोट को ढेर कर देता है। किंग तभी रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं अर्नियस्ट की जो रोबोट्स हैं वे जीत चुके हैं। वो कहते हैं ठीक है। फिर दोनों के तरफ की जो पायलट्स होते हैं सामने निकल कर आते हैं, एक दूसरे को एक अच्छा वार्म अप हाई और थैंक्स कहते हैं कोऑपरेट करने के लिए। गैजल तो शॉक रह आता है और स्पीड से आता है अर्नियस्ट के पास में, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि बहुत एक्साइटेडली बात करता है। दोनों एक इस तरह से बात करते हैं कि यंग मैन से हैं जो अपने सेम एज पर बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल होकर, ना कि दुश्मनों की तरह। बिकॉज उनका काम तो सेम ही है ना, किंग के लिए चीज़ें प्रोवाइड करना। और उससे बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और किंग टेलेस्टियल लेबोरेटरी के लिए इनको सबको पेंट करने का काम दे देते हैं, जो कि अर्नियस्ट भी बना रहा था उनको। इधर गैजल काफ़ी एक्साइटेड होता है कि शायद उसका जो सपना है वह सामने है, अर्नियस्ट इसके साथ वर्क करेगा वह तो काफ़ी खुश रहेगा। इस तरह से इधर 2 महीने बीत चुके होते हैं। दोनों साथ की जो पार्टी होती है वह अपने अपने वर्क में, अपने अपग्रेडिंग के काम में लगे होते हैं। इधर दिखाता है किंग एम्ब्रेसियस जो कि अपने क्राउन प्रिंस को बुलाती है और एमरस को उसके साथ में एक रूम के अंदर डिस्कस करते हैं। वे 36 ईयर से इस पूरे किंगडम को लीड करते हुए आए हैं, और वे चाहते हैं कि इससे वे रिटायरमेंट ले लें, अपने क्राउन प्रिंस है उसको अब न्यू किंग बना दिया जाए। इसके साथ दिखाया था एम्स जो कि अपनी सारी पार्टी के साथ में अब ग्रेजुएट हो चुका होता है, इसीलिए उसके पास में फुल परमिशन होती है कि अब वह जो चाहे वह कर सकता है, अपने वर्क कर सकता है। और इधर अर्नियस्ट को बुलाया गया होता है किंग द्वारा। क्राउन प्रिंस होती है उनके लिए भी एक न्यू आर्मर बनवाना चाहती है, और क्राउन प्रिंस भी यही चाहते हैं कि अर्नियस्ट उसके लिए एक न्यू आर्मर बनाए। मैं कह रहे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्या ऐसी कुछ स्पेशलिटी है जो आप चाहते हैं उनमें। मैं कहता हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ें बताता। मैं काफ़ी यदि खुश होता और बनाने के लिए तैयार हो जाता। इससे कुछ टाइम बाद वह कुछ 2 आर्मर्स को बनाया होता है, एक किंग के लिए एक प्रिंस के लिए, जो कि एक सिल्वर और एक गोल्ड कलर का होता है। दोनों नाइट आर्मर देखने के बाद प्रिंस इशारा करता है कि वह गोल्डन लेगा। किंग का भी सेम कहना होता है। दोनों एक दूसरे में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, इसलिए दोनों के बीच में एक डुअल होगा, जिससे जो जीतेगा वही गोल्डन को रखने वाला है। दोनों फाइट के तैयार होते हैं, लेकिन बताया जाता है किंग जो कि स्पीयर के साथ में अनडिफीटेबल है। उनके हाथ में जब स्पीयर होता है तो डीमंस भी उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं। इसीलिए कि सच में प्रिंस उससे जीत पाएंगे। वह सच में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं इस अपनी स्पीयर के साथ में। प्रिंस भी हार का मानने वाला होता है और वह अटैक कर देता है। दोनों के बीच में अच्छा डुअल चलता है और आखिरकार वह
किंग को हरा देता है, जिसके साथ में गोल्डन आर्मर अब उसका हुआ होता है। किंग कहते हैं यानी अपने ग्रैंडफा के कि सच में काफ़ी अच्छा है। लेकिन इधर दिखाया था डीमंस की कुछ डीमन मॉन्स्टर्स होते हैं जिनकी एक कॉलोनी होती है जो अटैक करने को बढ़ने लगी होती किंगडम के एक मोस्ट इंपोर्टेंट जगह पर फैंडल, जिसके बारे में सभी लोगों को डरा देती है चीज़। इसीलिए किंग अचानक से ही सभी लोगों को बुलाते हैं और एक इम्पोर्टेंट और एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए। या उन्हें पता चलता है सारे जो भी डीमंस है वह उनके एक चैम्बर फ्रेंडल की तरफ बढ़ने लगे हैं या फिर ये की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन ये डीमंस होती हैं अपनी एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं जिसमें इनकी एक बहुत बड़ी फोर्स एक आर्मी टाइप होती है जो कि अपने क्वीन के ऑर्डर्स पर ये करते हैं। जो क्वीन होती है पूरी सारी आर्मी को लीड करती है, लेकिन जब वॉर स्टार्ट करते हैं तो क्वीन को थोड़ा हाइड करके रखते हैं। इसीलिए सारे लोग फ्रेंडल की तरफ भी बढ़ रहे हैं क्वीन की निगरानी में। इधर सभी लोग सोच रहे होते हैं इनको किस तरह से रोका जाए बिकॉज ये काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। इधर सीन दिखाया जाता है अर्निस्ट का, लेकिन जिसको साथ में किंग होते हैं और किंग उसे बताते हैं कि हमें इन सभी लोगों को रोकना होगा अभी के अभी। लेकिन अर्निस्ट कहता है कि उस जगह पर ही हम क्यों जागने वाले हैं और वे लोग इधर अटैक कर रहे तो हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। तो बताता है तो कुछ वहीं पर ईथर रिएक्टर्स बनती हैं, उसका वह जमीन कह सकते हैं आप, कोर वहीं पर बनती है। इस बात पर सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, बिल्कुल हाँ इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। इधर दिखाता है फ्रेंडल यानी ईथर रिएक्टर जहाँ बनते हैं वहाँ पर बहुत सारी आंच टाइप ये मॉन्स्टर्स होते हैं अटैक करने लगे होते हैं, जिससे कि अब हारने वाले होते हैं। अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है ऑर्डर ऑफ सिल्वर फ्यूनिक्स का, जहाँ पर सभी लोग आसानी से ही फाइट करने लगे होते हैं। इधर प्रिंस होते हैं एक अटैक के साथ में काफ़ी बड़ी एक सेना को खत्म कर चुके होते हैं। यहाँ पर किंग भी अपने सिल्वर नाइट के साथ में आए होते हैं और नियस्ट कहते हैं कि तुम जाकर क्वीन को देखो और उसको डील करो। वह कहता है थैंक यू लॉर्ड जो कि आपने मुझे ये मौका दिया, और ये कहकर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में उन सभी सेना को खत्म करते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और बाकी सारे लोग उन सभी आर्ट्स को खत्म कर रहे होते हैं डीमंस को। जब इधर जंगल में पहुँच जाते हैं जो कि क्वीन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही क्वीन की एंट्री होती है और उन पर अटैक करने लगती है, जिसको देखकर अपने आप को रोकने की ट्राई करते हैं। लेकिन अर्निस्ट सबसे पहले खुद को रोकने में कामयाब रहता है और पैर पर अटैक कर देता है। लेकिन देखकर शॉक जाता है कि उसका अटैक उस आंट के पैर पर कोई वर्क नहीं करता है। इसीलिए वो लोग अटैक करने स्टार्ट करते हैं, कोई वर्क नहीं करते, इसीलिए उसके कमजोर पॉइंट यानी जहाँ पर उसके एग्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस उसके नेक एग डिस्ट्रॉय करने के बाद दूसरी तरफ जाते हैं, थोड़ा और चांस लेकर उसके पैर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद वे एक केबल लेता है जो कि आंखों द्वारा उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, जिसके बाद आखिरकार वे क्वीन को हराने में कामयाब रहते हैं। जिसके बाद वे लोग वापस आ चुके होते हैं किंगडम में किंग से मिलने के लिए। यहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इधर अर्निस्ट के साथ में यानी अर्नी के साथ में किंग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं तो आखिरकार वह मौका आ चुका है कि तुमको इधर रिएक्टर के बारे में बताया जाए। इधर वह ऑलवर्ड को बुलाते हैं और वह अर्नी को वहाँ से लीड करके ले जाते हैं एक टूर के तौर पर। जब वे जा रहे होते हैं तो बताते हैं हम लोग हाइम जा रहे हैं, और जो ऑलवर्ड होता है अपने बारे में बताने स्टार्ट करता है कि इस वर्ल्ड में काफ़ी तरह की कुछ स्पीसीज भी पाई जाती हैं जो कि अलग होते हैं। इस तरह की स्पीसीज से वह भी आता है जिनकी एज जो होती है वो 500 ईयर्स होती है, ह्यूमन से करीब 5 गुना ज़्यादा। और इसीलिए हम लोग जो अर्थ रिएक्टर्स का काम है या फिर इनको डेवलप करने का व्यापार हम करते हैं, जिसमें और भी अच्छी डेवलपमेंट लाते हैं। इसलिए काम हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इस बात पर अर्नी काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है। किंग भी कहते हैं चलो ठीक है। जब जा रहे होते हैं तो ऑलवर्ड बताता है कि हम लोग जा रहे हैं एम्ब्रोसियस से मिलने के लिए, और वे पहुंच जाते हैं हाइम में जो कि एक ब्यूटीफुल सिटी होती है। उस ब्यूटीफुल सिटी के अंदर एक ब्यूटीफुल क्वीन भी कह सकते हैं, एक लेडी होती है, इनके पास वे जाते हैं, इसका नाम कैटले होता है, जिससे किंग बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर अर्नी उसे देखकर शॉक्ड होता है और उसे पूछता है वह भी एथल रिएक्टर बनाना चाहता है और इसीलिए चाहता है कि वह उसको इसमें सिखाएं। लेकिन वह लेडी कहती हैं उसकी नॉलेज उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो उसके इस लायक नहीं है कि वो उसको सिखा सके। इस बात पर अर्नी होता है इतनी कम एज के अंदर असल ईथल रिएक्टर के बारे में बहुत कुछ जान रहा है, इसी बारे में अपने बारे में बता देता है। और हाँ किंग भी उसके बारे में कहते हैं तो वह भी इस चीज़ को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्नी तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, ये सब जानने के लिए इधर ले जाते हैं चैम्बर में, जहाँ पर कि जो साइंटिस्ट होता है वह बताना उसको स्टार्ट कर चुका होता है, किस तरह से वर्क करता है। वह एक स्टोन होता है जो कि स्पिरिट बिल्डर टाइप उसको आर्टिफिशियली बनाकर उसको माना को क्रिएट करता है, जिसमें कि एक इंचांटमेंट को यूज किया जाता है, जिससे कि ईथल रिएक्टर है वर्क करता है। एक स्टोन को दिखाता है और कहता है ये स्टोन है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। इधर उसको परमिशन मिल चुकी होती है किंग की वजह से, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोन्स ये पाए जाते हैं वहाँ पर भी ले जाया जाता है, यानी जगह की पूरी हार्ट पर, जिसे देखकर वो काफ़ी अधिक खुश होता है। सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं वेट करना चाहते हैं तब तक जब तक कि अर्नी अपने पूरे लेसन को करके नहीं आता है। इस तरह से 3 मंथ बीत चुके होते हैं जहाँ पर अर्नी ने अपना सारा वर्क सीख चुका होता है और आकर उस एल्डर के पास आकर थैंक्स कहता है उसको जो भी उसने सिखाया वहाँ पर विजिट करने के लिए। इसीलिए वहाँ से बाय करके अपना पूरा लेसन करने के बाद चला जाता है, जहाँ पर किसी एडी मिलती है और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और अर्नी अपनी नाइट्स की वर्क में लग जाता है, उनके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने में लग जाता है। लेकिन उसकी जो अपना असिस्टेंट या डिटेक्टिव होती है आ जाती है, उसकी सारी खबरें देती है, बताती है पास के किंगडम से
जो कि एक इस तरह की सिचुएशन बना रहे हैं कि आगे चल के बोरिंग हो सकती है। वह कहता है ठीक है तो इन्वेस्टिगेशन करते रहना। पर जब बाहर आती है तो दिखाया जाता है एडी बाहर देखती है कि फिर से वह गर्ल उसके रूम से बाहर आ रही है। इसीलिए वो उसको जैसा सोचती है कि शायद वो उसे चुराने की ट्राई कर रही है, लेकिन वह उससे कहती है नोरा कि एडी वह अर्नी है, वह तुम्हारे ही पुत्र है। वह काफ़ी खुश हो जाती है। इधर दिखाया था डबल इधर रिएक्टर के साथ में आखिरकार अर्नी ने एक नया नाइट बना लिया होता है जिसका फर्स्ट टेस्टिंग कर रहा होता है, जो कि एक हार्ट के तौर पर डबल रिएक्टर यूज कर रहा होता है। लेकिन इधर दिखाया था किंगडम ऑफ फ्रेंडल का, जहाँ पर कि प्रिंस होता है वह सारे सोल्जर्स को पूरी आर्मी को बुलाकर कि एक मोटिवेटेड स्पीच देता है, जिससे कि सारे लोग सच में मोटिवेट होने में कोई कम नहीं लगती है। और सभी लोगों को जो आसपास की किंगडम है उन पर अटैक करके सभी लोगों को अपने अंडर लाने का उसका प्लान होता है, जो कि ताकत द्वारा करेगा। इसीलिए इस तरह से एक मंथ बीत चुका होता है। दिखाया था किंगडम ऑफ सिल्क ट्रेडर का, जिनका जो किंग होता है अगस्ती, जो कि खास तौर से विलेज में व्यापार वगैरह का ज़्यादा सबसे बड़ा सोर्स माना जा सकता है। वे लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उनके ऊपर नेक्स्ट अटैक होने वाला है या फिर नेक्स्ट पे बेबी आने वाले हैं। इसीलिए उनकी जो एक डॉटर होती है उसके पास आकर कह दिया फादर कि आप ठीक हैं। वो उसको बिल्कुल भी जताता नहीं कि हमें दिक्कत में या फिर उसे किसी चीज़ की चिंता है। वह कहता है बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ मेरे कंट्रोल में चल रहा है। इधर दिखाया था जाराडे की जो पूरी फोर्स होती है वह एक किंगडम के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। उनका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वह सिर्फ ट्रेडर का होता है, लेकिन सिर्फ ट्रेडर का जो किंग होता है अगस्ती वे सभी लोगों को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कहता है। सभी लोगों को नजर रख रहा होता है पूरे किंगडम में, सारे सोल्जर्स को इस तरह से फैला देता है बॉर्डर्स पर जिससे कि जरूरत पड़े तो आगे से और भी फोर्स कम ना पड़ जाए। लेकिन उन्हें पता होता है कि पूरी तरह से उनको धोखा दी देगा। जाराडिक की आर्मी होती है उनके पास में तो अलग से एक नया प्लान होता है। वो कुछ शिप्स के साथ में ऊपर से जाते हैं और जिसमें कि काफ़ी सारे जो सिल्वर नाइट्स होती हैं उनके जो नाइट्स होते हैं उनके साथ में ऊपर से लैंड करा देते हैं, जो कि डायरेक्टली किंगडम के अंदर होते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर चुके होते हैं उनकी पूरी आर्मी को गुमनाह करके। जहाँ पर कि जो भी लोग उसका काउंटर करने के लिए आ रहे होते हैं वह काफ़ी कम होती है और कम पड़ रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर कार्लेट होती है वह भी उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लेती है और वह क्रिस्टावल के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर चुकी होती है, यानी प्रिंस क्रिस्टावल के साथ में। अगस्ती अपने डॉटर से कहता है अभी तुम्हें यहाँ से स्केप कर जाना चाहिए, तुम्हारी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रिंसेस कहती नहीं, मैं यहाँ पर रहकर भागने के बजाय फाइट करना पसंद करूँगी। और अगस्ती खुद ही क्रिस्टोवल का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि सेकंड प्रिंस होता है जिसके साथ में फाइट करने कोई दिक्कत नहीं। वे अपनी पूरी जो भी बची आर्मी होती है यहाँ पे जो सोल्जर्स के साथ में होते हैं उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। उधर प्रिंसेस होती है जिसको उसके कुछ सर्वेंट ले आने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वह अपने फादर को हेल्प करने के लिए वहाँ से जाना चाहती है जिससे कि उसकी फाइट में हेल्प कर सके। लेकिन उसके जो सर्वेंट्स होते हैं उसके जेवर से ले आने लगते हैं, उसे स्लैब भी मार देते हैं जिससे कि उसको होश में आए और वह क्या करना चाहती है सारा भविष्य सब उनके हाथों में ही है। इधर दिखाया था फाइट किंग जो कि अब पूरे से हार रहे होते हैं और मान चुकी होती है कि अब उसका किंगडम का डिस्ट्रक्शन पक्का है। इधर दिखाया जाता है किंग जेलाडिक का, जिसके पास एक सर्वेंट आकर सारी सिचुएशन बताती है कैसे क्या चल रहा है। इधर दिखाया था प्रिंसेस जब भागने की ट्राई कर रही होती हैं अपने सर्वेंट के साथ में, तो कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और क्रिस्टावल के मेंशन वहाँ पर ले जाते हैं। इधर दिखाया था अर्नी जो कि अपने कुछ कैरेज को लेकर आया होता है और जहाँ पर उन सभी के साथ उनको गेट पर ही रोक लिया जाता है। वे बताते हैं हम यहाँ पर कुछ सामान डिलीवर करने आए हैं व्यापार के तौर पर, लेकिन यहाँ पर जो न्यू लोग होती है उनको इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं आखिर वे कौन है। लेकिन इस तरह की न्यू फोर्स को देखकर वे समझ जाते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है और अर्नी अपने आर्मर के साथ में प्रिंस के साथ में अटैक करना स्टार्ट करता है। अर्नी के पास में न्यू आर्मर जो अपना ट्राई कर रहा होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सबको ढेर कर देते हैं। वे लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अर्नी देखता है उनके रिएक्टर के अंदर कुछ जो चेंजेस होती हैं वो अलग थोड़े डिफरेंस होती हैं। इसीलिए वे कहते हैं इनसे हम थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इससे थोड़ा सा और अपने में भी हम सुधार कर सकते हैं। सारे जो भी यहाँ पर आर्मर पड़े हैं उन सभी को लेकर चलो यहाँ से। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। प्रिंस कहते हैं अगर उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। इधर दिखाया था क्रिस्टावल सेकंड प्रिंस का सीन, जहाँ पर कि उसने प्रिंसेस को बुला लिया होता अपने पास में और उसके साथ में यहाँ मैरिज करने जा रहा होता है, जिस चीज़ के लिए प्रिंसेस मना कर रही होती है। लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती कहता है और उसे पता है यदि ऐसा नहीं करेगी तो उसका भी किंगडम है पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। इधर सेकंड प्रिंस जा रहा होता है तो उसका सबॉर्डिनेट बता रहा होता है कुछ रिवेलियंस हैं जिन्होंने की हमारे कुछ सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया है। तो वह कहता है अभी के अभी इन सारे रिवेलियंस को सिचुएशन उनको ढेर करो, तुम्हारे ऊपर है, जल्दी से ख़त्म करो। वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी उस बंदी को मिलती है कार्लेट और वह उसके पास जाता कहता आखिर उसका मतलब क्या है। तो वह कहती है वह उन सारे रिवेलियन को ढेर करना चाहती खुद ही। तो वह कहती है ठीक है, परमिशन दे देता है सोल्जर ले आने के लिए भी। इधर दिखाता है नोरा भाई डिटेक्टिव, वह सारी सिचुएशन होती है अर्नेस्ट को बता देती है। वे सारी सिचुएशन का अकॉर्डिंग प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुकी होती हैं और वे लोग प्रिंसेस को रेस्क्यू करना चाहते हैं। लेकिन क्रिस्टोलव जी कुछ एयरशिप्स होती हैं जो कि पीछा करने लगी होती हैं अर्नी और उन लोगों को, लेकिन देखते हैं उन लोगों को अर्नी के लोग भी देख लिए तो अटैक करना पहले से स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि उनको खत्म कर सकें। इधर गस्टव जो कि उन सबको लीड कर रहा होता है वह भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है और सारे सोल्जर्स नीचे भेज देता है फाइट करने के लिए। गस्टव का डायरेक्ट सामना होता है डाइट से कह सकते हैं एडगर के फ्रेंड के साथ में, जिसके साथ में उसकी काफ़ी सारी स्वाट के साथ में फाइट कर रहा होता है गस्टव, लेकिन आसानी से उसको पीछे ढेर कर देता है, उनको भागने पर मजबूर कर देते हैं वे कुछ लोग ही मिलकर और फिर भी अटैक करना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे से डैमेज पहुंचा देते हैं। लेकिन वे लोग भागकर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये सब
देखकर कार्लेट होती है उन लोग का बहुत मजाक बना रही थी, किस तरह से वे लोग छोटे-छोटे लोगों से और बच्चों से हार कर भागा यहाँ पर। इधर दिखाया था क्रिस्टोबल, वह भी काफ़ी गुस्से में होता है। लेकिन इधर दिखाया था अर्नी और प्रिंस, जो कि दोनों लोग ही घूम रहे होते हैं आम लोगों की तरह ही, उस पूरी सिटी के अंदर थोड़ी जानकारी निकाल रहे होते हैं, खुद को छुपा कर रखा होता है। इसीलिए सारी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, आप यहाँ पर कैसा चल रहा हो, प्रिंस को रेस्क्यू का कैसे चल रहा हो। और उन लोगों ने सिटी के अंदर ही एक हाइडआउट बना लिया होता है, जहाँ पर एडी पहले से वेट कर रही थी सब लोगों के साथ में। वे लोग देखने आकर उनके छोटे आर्मर्स हैं वर्क हैं या नहीं, बिकॉज उन लोगों को आज इनसे ही प्रिंसेस को रेस्क्यू करना होगा। इसीलिए सभी आर्मर्स के साथ में वे यहाँ से रेस्क्यू के लिए निकलने के तैयार होते हैं। अर्नी अपना पूरा प्लान बनाता है और रात के टाइम अंधेरे में वे लोग चुपके से सिटी के अंदर मैसन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पहले से पता होता है कि सिक्योरिटी काफ़ी हाई होने वाली है और नूरा को उस सारी सिक्योरिटी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। इसीलिए वे लोग चुपके से वहाँ जा रहे होते हैं, किसी से फाइट करना ज़्यादा नहीं समझ रहे होते हैं, शोर शराबा से बचने के लिए। वे लोग वहाँ से 4 टीमों में बट जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। नूरा सारी डिटेल्स बता देती है कहाँ पर जाना। इधर हमारे टियाना से मिलते हैं, जो कि ड्यूक की वाइफ होती है और वेट कर रही होती है बस अपना पनिशमेंट मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पास पहुँच जाता अर्नी और अपनी सारे प्लान के बारे में बताता है, आखिर वे लोग कहाँ और किस लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे भाग जाते हैं, सारी गार्ड जब आते हैं उससे पहले ही वे लोग देखते हैं आखिर ये केस हुआ। लेकिन इधर दिखाया जाता है प्रिंस का, जो कि ढूंढ लेता है उसकी सिस्टर को भी और उसको भी वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन लास्ट में केवल नूरा बची होती है, जिसको मिल जाती है प्रिंसेस, और जो कि एक डार्क रूम में रखी गई होती है। वह उसको हेल्प की हाथ बढ़ा दी, बिकॉज सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ की आवाज़ सुन ली होती है, तोड़ फोड़ की ओर आ रहे होते हैं। वो उसको काफ़ी ज़्यादा परस्यू करने की ट्राई करती है और आखिरकार प्रिंसेस मान जाती हैं उसके साथ जाने के लिए। इतनी सारी मेहनत करने के बाद वो निकल पाते हैं। उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि पास में ही उसका भी वेट कर रहे होते हैं, और दोनों सिस्टर्स और अपने सारे लोगों को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इधर दिखाया जाता है जोडालेक, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है कि उसके सारे ट्रूप्स इस तरह से बेवकूफ़ों की तरह देखते रहे और वे लोग भाग भी गए। ये दिखाया था लॉर्ड गॉर्जियस, जो कि कह सकते हैं एक फाइटर होता है और उसको अब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता है कि उसका कोई टक्कर का भी मिलो अब तक। इसीलिए अब अर्नी के पास में फाइट के लिए जाने लगता है उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वह भी उसके लायक नहीं लग रहे होते हैं। इसीलिए सब जो लोग जा रहे होते हैं तो ऊपर से अटैक नहीं जाने लगता है। लेकिन अर्नी सोचता है बहुत टाइम हो गया, चलो थोड़ा सा सो अप और थोड़ा सी एक्सरसाइज कर ही ले जाए ठीक से। और ये कहकर अपना न्यू जो उसने आर्मर बनाया होता है सिल्वर नाइट, वह फ्लाइंग के साथ में अटैक नहीं जाने लगता। गाजल देखकर शौक रह जाता है कि सच में उड़ भी सकता है, उसे अभी कभी पकड़ो, उसे खत्म करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे ढेर चाहिए। वह काफ़ी शॉक्ड होता है नाइट को देखकर। लेकिन अर्नी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है उन लोगों को पकड़ने के लिए, और सच में ये पहला सिल्वर नाइट होता है जो कि अब हम फ्लाई भी कर सकता है और फाइट भी कर सकता है, स्ट्रॉन्ग भी है, कुछ कमी नहीं है। इसीलिए वह सोचता अब उसको पकड़ेगा, उस पर रिसर्च करेगा और वैसी नाइट्स पर खुद चढ़ेगा। वह इसका ही मुझे चाहिए। इधर प्रिंस होता है, वह काफ़ी गुस्से में होता है कि सच में तुम लोग यूजर से कुछ भी नहीं है, वो लोग तो फिर से हार गया, ये कितनी बार हार हो चुका है। लेकिन गाजलिक बताता है किस तरह का उसका जो आर्मर है वह कितना अच्छा है, फ्लाई भी कर सकता है, इसीलिए वह थोड़ा स्पेशल है, वह उसे भी लेना चाहता है इस रिसर्च करने के लिए। वह कहता है ठीक है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी करो, कितने भी सोल्जर्स लेकर जाओ, उनको पकड़ो, उनको खत्म कर दो। लेकिन दिखाता अर्नी की सारी टीम जो कि नियर्स पहुंच चुके होते हैं, जो कि एक सिटी होती है जहाँ पर कि उसके सारे साथी होते हैं जो कि मैकेनिक्स होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, उनसे फिर दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं। सभी लोग होते हैं प्रिंसेस की रेस्पेक्ट देते हैं, जहाँ पर मार्लेल जो कि अर्नी के साथ में बात करने की जगह बैठ जाता है, बिल्कुल अच्छी मीटिंग कर, जहाँ पर अर्नी सभी लोगों के साथ में अपने एक प्लान ऑफर करता है कि वह तुम्हारे सारे नाइट्स हैं उनको अपग्रेड करेगा, अपने जो सिल्वर नाइट्स है प्रोवाइड कराएगा, जिसके बाद आप लोग अच्छे से ही फाइट कर पाएंगे जेडाले के साथ में, और काफ़ी अच्छा रहेगा ना, तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छा है, तुम्हारी आर्मी स्ट्रांग होगी। वह कहती है ठीक है, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वह पूरी परमिशन देती है, अर्नी जो भी चाहे वह कर सकता है, बस स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। इधर दिखाया जाता है जेडाले की जो आर्मी होती है, कुछ लोग आ चुके होते हैं बाहर फाइट करने के लिए, लेकिन इस चीज़ के पहले वेट कर रहे होते हैं और डिफेंसिव तौर पर उनको खत्म कर देते हैं। इधर दिखाया था अर्नी जो कि अपने रिसर्च पर लग चुका होता है और कुछ वर्क करने लगा होता है। इधर दिखाया था प्रिंस जो कि मार्टिन और एक लेडी के साथ में यानी सिस्टर के साथ बात कर रहा होता है। उनका एक ही काम होता है कि प्रिंसेस जिनकी पूरी फैमिली खो चुकी है वह काफ़ी सैड होती हैं, इसलिए उनको खुश किया जाए और जिससे कि वे अपने थ्रोन को बैठ सकें और लीड करना स्टार्ट कर सकें। ये काम दिया गया होता है प्रिंस के लिए, और प्रिंस बता देता है अर्नी और उसकी टीम के लिए कि उनको कैसे भी खुश किया जाएगा जिससे कि वह किंगडम को संभाल सकें। इस बात पर सब लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद एक प्लान आता है कि अर्ची सबसे पहले अप्रोच करेगा। ये सच में काफ़ी अच्छा प्लान भी होता है। वह प्रिंसेस के पास जाता है और उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन प्रिंसेस बिल्कुल ही खुश नहीं होती हैं और कहती हैं कि इस तरह से उसके सारे लोग हैं जो कि मर रहे हैं, मार रहे हैं, इसलिए वह कैसे खुश हो सकती है इस चीज़ से। तो उसको खींचती हुई ज़बरदस्ती ले जाता है वर्कशॉप में, जहाँ पर सब लोग काम करते हैं और पूरा दिन वहीं बिताती है, जिससे वह सच में काफ़ी हैप्पी होती है। उससे पूछता है कि आखिर वह प्रिंसेस को इतने ज़्यादा अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही है, तो वह कहती है जस्ट एक फ्रेंड के तौर पर और ज़्यादा कुछ खुश नहीं। लेकिन दिखाया था काटलिना जो कि कार्लेट को बुलाया होता है और उसको एक मिशन दिया जाता है कि सिल्वर नाइट के साथ में प्रिंसेस को रेस्क्यू या फिर कहता हूँ उसको किडनैप करके लाए कैसे भी। कार्लेट
इसके लिए बिल्कुल ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि सिल्वर नाइट से फाइट करना कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल कोई मजाक नहीं है। लेकिन फिर भी इतना चॉपर मिला होता है तो इसलिए मान जाती है। एक दिखाया था असेसन जो कि प्रिंसेस को मारने के लिए आया होता है छुपके से रात में, लेकिन वह ट्रैप में फंस चुका होता है। अन्य उसके फ्रेंड को और उसको पकड़ लिया जाता है। दिखाया था कार्लेट बाहर की साइड से और सारे लोगों को भेजती है जिससे कि वे लोग सिल्वर नाइट को वहाँ से निकाल सकें, लेकिन वह लोग भी बस एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इस चीज़ का अन्य ने पहली प्लानिंग कर रखी थी और सब लोगों को उस प्लान में गिरने का वेट करते हैं। कार्लेट समझ जाती है कि उसके सारे लोग पकड़े गए, इसलिए हेड ऑन फाइट करनी जाए क्यों ना। लेकिन इस बार उसका सामना फिर से होता है एडगर से और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुका होता है। एडगर कहती है वो तो हम मिल गए, लेकिन रिजल्ट सेम ही होने वाला है। आसानी से उसको हरा देगी, वह सोच भी रही होती है, पहले भी ये कर चुकी है, लेकिन इस बार थोड़ा नया होता है और वह उसके साथ में एक सीक्रेट अटैक या फिर सरप्राइज अटैक से अटैक करती है, जिसको सरप्राइज वह भी कर देता है उसी अटैक के द्वारा उसको खत्म करके। इधर दिखाया था प्रिंसेस थैंक्स कह रही होती है कि दोबारा से उसकी लाइफ को बचाने के लिए और उसके किंगडम को इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए भी। और प्रिंसेस भी अपने फादर के थ्रोन पर अब बैठने के लिए और लीड करने के लिए मान चुकी होती हैं। लेकिन इधर दिखाया जाता है क्रिस्टोबल का, जो कि अपनी सिस्टर के साथ में होता है और वह उसको बताती है कि उसको डायरेक्टली जाकर अटैक करना चाहिए और ये सब उसको खुद ही लीड करना चाहिए, तो ही काफ़ी अच्छा रहेगा। वो उसको ये प्लान भी काफ़ी अच्छा लगा होता है और वह निकल पड़ता है नाइसर सिटी की तरफ। लेकिन उसके बीच में जो भी सिटीज मिल रही होती हैं उनको तबाह करती हुई जा रही होती हैं और पहुंच जाते हैं नाइसर सिटी की तरफ, जिसको लीड करते हुए गजक भी अपनी स्पेसशिप के साथ में होता है। यानी दो लोग कमांडर के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं, प्रिंसेस और गजक के साथ में। लेकिन वे उस नाइसर सिटी की तरफ जाने से पहले अपने सोल्जर्स को नीचे के रिलीज करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन उनको पूरी सिटी शांत लग रही होती है। तभी अचानक से जंगल के अंदर से अटैक होना स्टार्ट होते हैं और जो कि उन सभी शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी स्पीयर्स होती हैं जिसको पहले प्रिपरेशन कर रखी होती है अर्नी ने और उनकी शिप्स को नीचे ढेर करना स्टार्ट कर चुकी होती हैं। इस अटैक को बिल्कुल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि उन लोगों की तरफ से आ सकता है, लेकिन वे लोग तो अभी भी स्पीयर्स का अटैक रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, अटैक करना जारी रखते हैं। सभी लोग होते हैं, सारे सोल्जर्स होते हैं, नाइट्स को उनको नीचे गिरा देते हैं ऐसी ही जल्दबाजी में ही और सभी से आगे बढ़ने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन इधर से दिखाया था एडगर और सारे लोग होते हैं वह तो अभी तक आ ही नहीं होते, फिल्म अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अर्नी होता है जो कि अपनी फ्लाइंग नाइट के साथ में पार्टिसिपेट करना जारी रखता है और अटैक कर देता है शिप्स के ऊपर। गाजा को उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और उसको देख रहा होता है क्या कर रहा है। इस तरह से दो शिप्स को अर्नी भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सारे सोल्जर्स कहते हैं प्रिंस के पीछे वापस लेने के लिए, लेकिन युग की वजह से बिल्कुल हार मान के तैयार नहीं होता है और अटैक करने कहता है, सारे सोल्जर्स को आगे बढ़ने को कहता है। लेकिन दिखा प्रिंस एमिसरी जो कि अपने नाइट के साथ में अटैक कर देते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और यहाँ पर एडी, आर्चरी और बाकी सारे लोग भी होते हैं, आ जाते हैं अटैक करने के लिए। देखकर प्रिंस एकदम डर जाता है और वापस उनके लिए कहता है। जब प्रिंस की शिप भाग रही होती है तो गैजॉक्स कह रहा है रुको जरा, तुम जरा देखो तो आखिर क्या करने जा रहे हो। तभी कुछ स्पीड से अटैक होता है और प्रिंस की शिप को धीरे कर दिया जाता है, जिसके ऊपर पहुंच जाता है अर्नी अटैक करने के लिए और उस शिप को अपने आप से अटैच कर लेता है, वहाँ से लेकर जाने लगता है नीचे की तरफ प्यार से। लेकिन प्रिंस इस बात से गुस्से में आ चुका होता है और ऊपर की तरफ आ जाता है अपनी आर्मर को पहन के बाद अटैक करने के लिए, जिसके साथ दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अर्नी काफ़ी यदि रिलैक्स होकर फाइट कर रहा हो तो उसके सारे वेपन और आर्म डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस वजह से एकदम डर जाता है और खुद को रुक कर प्लान करता है कि जैसे अर्नी को अपनी साइड कर ले, उसे ऑफर करता है। लेकिन अर्नी कहता है कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी किंगडम के लिए, समझ रही हो ना। लेकिन बस दोबारा से अटैक करता है पिसूप कर, लेकिन जिससे अर्नी बहुत रिलैक्स होकर डॉज कर रहा होता है और सरेंडर करने के लिए कहता है कवर के तौर पर, तो बस उसकी जान को भी जाने देगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल ही वह सरेंडर करने के लिए नहीं मानता, तो अर्नी भी आसानी से उसके धीरे धीरे करके हर पार्ट को तोड़ रहा होता है, उसको नीचे शिप के साथ में डिस्ट्रॉय होकर जाने देता है। गजक्स कहता है अभी क्या भैया वापस ले लो, वो हमारे प्रिंस हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं क्रैश होते हुए, उसकी शिप क्रैश हो जाती है, सारे लोग होते हैं वहाँ से वापस निकल जाते हैं। इधर दिखाया था प्रिंस एमिसरी जो कि क्वीन को आकर ग्रीट करते हैं और हाँ अब प्रिंसेस नहीं बल्कि क्वीन हो चुकी होती है, जहाँ पर कि अर्ची को थोड़ी सी चोट भी लग चुकी होती है जो कि प्रिंसेस को थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए वे उसके लिए चेयरअप करते हैं। लेकिन इधर दिखाया था कैलिस्टीना जिसको खबर मिलती है उसका ब्रदर वह तो अब नहीं रहा है, क्योंकि किसी और ने कस्टम ने खबर दी होती और ये बंदा सच में मुझे दोगला लग रहा है। वह कहता है मुझे एक और मौका दो, मैं आपके ब्रदर का बदला लेकर आऊँगा। पूरी फोर्स उसको दे देती हैं, जो भी चाहे वह करे उसका बदला चाहिए। ठीक इस तरह से फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, बॉल स्टार्ट हो चुकी होती है। प्रिंसेस जो कि सभी लोगों को लैंड्स को वापस दिला चुकी होती हैं, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इधर आर्ची आती है और जो कि अपनी रॉयल्टी को दिखाता है उसके सामने, यानी प्रिंसेस के सामने। और प्रिंसेस होती हैं जो कि बाहर सभी लोगों से बात करती हैं और कहती हैं आगे हमारा डेवलपमेंट का काम है बढ़ता रहेगा, सिल्वर नाइट्स हम इस तरह से काम करते रहेंगे, सारी एरिया को डेवलप करेंगे। अर्नी की सारी टीम होती है इस वर्क में लग चुकी होती है, लेकिन उनका रिसर्च करते टाइम एक न्यू
मटेरियल मिला होता है जो कि एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा खोज होता है। इसीलिए इसका यूज़ करके वे लोगों को एथल रिएक्टर के लिए कोई ज़रूरत ही ना पड़ेगी और फ्यूल के लिए या फिर जो क्रिस्टल यूज़ करते हैं उनके लिए भी। लेकिन ये मिला होता है जो शिप्स उन्होंने फाइट से डिस्ट्रॉय की थी उनके अंदर, जो कि काफ़ी अलग मटेरियल और किसी ने डेवलप किया होता है। इसीलिए वो काफ़ी शॉक्ड होता है जिस व्यक्ति ने भी इसको बनाया, उसे एक बार में ज़रूर मिलना चाहेगा। इन्हें दिखाया था अर्नी जब वापस आया होता है प्रिंस के साथ में, यहाँ पर मार्टिना होती है, बात करती हैं और कहती है कि हम और भी सिल्वर नाइट्स हैं उनको लेना चाहते हैं जो कि बाकी डील हुई थी, जिससे कि हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। और तुम समझ रहे हो ना, मैं कहने लगता हाँ बिल्कुल मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ में, आप इनके साथ इन डेवलपमेंट में खुद काम करेंगे साथ में, और हाँ आगे चल के भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ध्यान रखेंगे। मतलब एक डील होती है। वह कहती है हाँ बिल्कुल इस बात के तैयार होते हैं। सारे जो भी सिल्वर नाइट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है, उनको प्रोजेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग फास्टली सारे डेवलपमेंट कर दिए जाते हैं। इधर सारी रिपेयरिंग का भी काम चल रहा होता है और दिन बीतते जा रहे होते हैं, और सारी जो भी वॉर्स हो रही होती हैं दूसरी कंट्री के साथ में और जालाटिक के साथ में, सभी ही ये लोग जीतते जा रहे हैं और लास्ट वॉर तक भी लोग बस जीत रहे होते हैं। लेकिन सब कुछ शांत होने के बाद एंट्री होती है अचानक से एक ड्रैगन टाइप मैकेनिज्म, एक एयरशिप की, जो कि ऊपर से अटैक कर देता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और काफ़ी अजीब होता है, लेकिन डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद अर्नी पहुंच जाता है डायरेक्ट हेड टू हेड फाइट करने के लिए, तो गजब कहता है आखिरकार कोई एक ऐसा अपोनेंट मिल चुका है जिसके साथ हम फाइट कर सकते हैं। जिसे देखकर अर्नी कहता है ये क्या बवाल सी चीज़ बना दी हुए, ये सच में काफ़ी एक ड्रैगन की तरह लग रहा होता है, काफ़ी पावरफुल और उड़ भी सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, डिफेंस भी काफ़ी हाई, तो स्पीड से जाने लगता है, अटैक करने लगता है। उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं एडी आर्ची, बाकी लोग वे सभी जो बचे होते हैं नॉर्मल लोग, उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करा रहे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। दिखाया था जेलाडिका जो कि उस शिप को लीड कर रहा होता है गजक के साथ में और अटैक कर देता है, जिससे अर्नी आसानी से डॉज कर रहा होता है। डायट होता है जो कि जेटक के साथ में फाइट कर रहा होता है, और सच में वह बंदा काफ़ी स्ट्रांग होता है फाइट में, यानी स्वाट चलाने में, इसीलिए। लेकिन इधर अर्नी के फ्रेंड होते हैं एडी और बाकी लोग स्पीयर से अटैक कर देते हैं, जिससे कि उस ड्रैगन को डाइवर्ट कर सकें ध्यान को। और सी में ऐसा होता भी है, जैसे ही मौका मिलता अर्नी के लिए उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह उसको थोड़ा सा डैमेज पहुंचा देता है। और आखिरकार इस तरह के काफ़ी सारे अटैक्स होने लगते हैं और उसको वह नीचे लैंड कराने में मजबूर करने लगे होते हैं। लेकिन जालाडिक इस बात को अभी नहीं मानना चाहता और फाइट करना जारी रखता है। इधर दिखाता है डाइट जो कि जाडक के साथ में फाइट करने में काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहा होता है, लेकिन मौका मिलते ही उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, अपनी फुल पावर के साथ में अटैक कर देता है और आखिरकार उसको वहीं पर डेर भी कर देता है। इधर अर्नी जो कि फाइट कर रहा होता है उस वाइपर या ड्रैगन के साथ में, जिससे कि हर एक अटैक से डॉज कर रहा होता है, लेकिन मौका मिलने पर वह अटैक भी कर रहा होता है, उसका डिफेंस को कमज़ोर करता जा रहा होता है। जिस बात को बारलॉट जालाडिक होता बिल्कुल भी मानता नहीं और अपने लास्ट ऑप्शन को यूज करता है, जो कि कुछ स्मोक्स होती है येलो कलर की, जिसमें कि काफ़ी सारे मेटल इक्विपमेंट्स या फिर मेटल के कड़ होते हैं सल्फरिक के साथ में मिले हुए, जिससे किसी भी उड़ने वाले जो जेट्स होते हैं उनको आसानी से ही ब्लास्ट कर सकते हैं और बेकार कर सकते हैं। इसको अर्नी नहीं समझ पाता और सीधा ही उस धुंध के अंदर चला जाता है। उसके जो थ्रस्टर्स होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर रुक जाते बर्न करने से, तो अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन लास्ट पावर के साथ में जालाडिक होता है अपना फायर से अटैक कर देता है, जिसके साथ में फुल पावर के साथ में इधर से अर्नी भी अटैक करता है। दोनों के अटैक्स टकराते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, जिसके साथ में ही उनका वाइपर होता है वह आर्ट ऑफ माना हो चुका होता है और वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है। यानी एक जो बार होती है फाइट एक ड्रॉ मानी जाती है। अर्नी कहता है वे लोग इतनी स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। इधर सभी लोग होते हैं वापस आ रहे होते हैं और रिपेयरिंग का काम होता है स्टार्ट हो चुका होता है। डाइट का आर्मर बहुत बेकार हो चुका होता है, उसको ठीक कर रहे होते हैं। इधर दिखाया था बारलॉर्ड जालाडिक आया होता है गाज के पास में और कहता है गाजस से न्यू चीज़ है उसे इंस्टॉल करने के लिए। गाजस कहता है ठीक है। गाजस बताता है इस रिएक्टर के वारिस का नाम होता है ब्लड हॉल, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसने न्यू जनरेट किया, इसको अब तक यूज भी नहीं किया होता है, इसीलिए इसको उसी थ्रस्टर या फिर बाइबर के अंदर लगाने के लिए कहता है, इस थ्रस्टर के लिए। इस बात पर बारलॉर्ड काफ़ी खुश होता है और तुझे थैंक्स कहता है इस चीज़ के लिए। दिखाता है सेलेस्टीना जो कि गजब को लेकर आ गई होती हैं एक जगह जहाँ पर कि एक सिल्वर नाइट होता है, जो कि काफ़ी ओल्ड किसी ने देखा भी नहीं होता है, लेकिन शायद ये रॉयल डे का खुद की अलग प्रॉपर्टी पर्सनल होगी, उसे दे दी थी फाइट के लिए। इधर दिखा सारे लोगों ने मीटिंग कर रखी होती है जहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं वॉर के लिए, या फिर तैयार होने चाहिए जेडालिक की सारी आर्मी के साथ फाइट के लिए। जहाँ पर अर्नी ने सारी जो थ्रस्टर्स होते हैं उनमें चेंजेस कर दिए होते हैं, यहाँ पर फिल्टर लगाकर उन सारी ऐसी धुंध जो जाने वाली थी उन सभी को रोकने के लिए इंतजाम कर दिया होता है और किस तरह से अटैक करनी है उसके बारे में प्लान करने लगते हैं। लेकिन प्रिंसेस या फिर कहें तो क्वीन वह भी इस चीज़ में सपोर्ट करती है और सारी प्लानिंग में अपना भी थोड़ा हिस्सा दिखाती है, जो कि काफ़ी अच्छी प्लानिंग होती है और अन्य उसे थैंक्स कहता है। इधर सभी लोगों के सामने आकर वह अपना अनाउंसमेंट करती है, फाइट के लिए साथ में तैयार है और इस तरह से उन सभी लोगों को रोकने के लिए भी तैयार, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए।
इसके बाद वह अर्नी के पास आती है और अर्नी को थैंक्स कहती है कि उसने कितने ज़्यादा बोझ है जो कि अनिष्टा के ऊपर डाल दिया है। लेकिन वह तो बस उसको थोड़ा टीज करता है, जिससे सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। इधर दिखाते हैं नेक्स्ट सारे लोगों के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी थी दोनों किंगडम के बीच में, जहाँ पर कि जेडाले की आर्मी अटैक कर रही होती है। ऊपर से काफ़ी सोल्जर्स आ रहे होते हैं, एयरशिप्स भी अटैक हो रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग अटैक्स में फाइट में जुड़े होते हैं। लेकिन इधर दिखाते अर्नी के सारे फ्रेंड्स जो कि अंडरग्राउंडली कहीं पर जा रहे होते हैं किसी रिसर्च के तौर पर, जैसे कि उन्होंने प्लान पहले बनाया था सीक्रेटली तौर पर। इधर तभी एंट्री हो जाती है उसी वाइपर की, और जिसे फाइटर करने के लिए वहाँ पर आ चुका होता है अर्नी अपनी एयरशिप के साथ में। उसने भी न्यू डेवलप किया होता है, इसीलिए वो फाइट के लिए तैयार होता है। लेकिन इधर गाजस के साथ में अर्नी के साथ में कुछ दो बर्ड्स होती हैं, एक दूसरे से बातें होती हैं। सच में दोनों साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट के हो जाते होते हैं। गाजस के ऊपर अटैक करने के अपनी एयरशिप से चल देते हैं आगे सामने तरफ, जिसे बाहर लोग देखकर शौक रहा था, अटैक करने लगते हैं, लेकिन मैं डॉज कर रहे होते हैं। एंड टाइम पर वे अपनी एयरशिप को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, साइड में मोड़ती हो, और सब लोग शौक जाते हैं सब देखकर। पीछे पीछे वाइपर भी पहुंच जाता है और अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी अर्नी अटैक करने के लिए कहता है और काफ़ी सारे स्पीड जाकर अटैक करने लगते हैं, जिनको तबाह करने लगते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं, जिसके साथ में कुछ लिक्विड से अटैक करती हैं और फायर कर देते हैं। सिर्फ फायर ही फायर हो जाती है पूरे वाइपर के ऊपर। पूरे वाइपर अब फायर से झुलस रहा होता है। इधर अर्नी अपनी फाइनल अटैक के लिए आगे तरफ बढ़ने लगा होता है इस फाइट को अब खत्म करने के लिए, लेकिन बारलॉर्ड सब देख रहा होता है। गाजस कहता है चिंता ना करे और ब्लड हॉल को स्टार्ट करे न्यू थर्स्टर के साथ। इधर एडी और बाकी सारे लोग जो सीक्रेटली जा रहे थे वह सिटी की कोर भी जाकर वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं जो कि अंदर से कुछ प्लानिंग कर रहे थे। इधर दिखाया जाता है ब्लड हॉल को स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ऑरा को रिलीज करता है, जैसे वाइपर का साइज 10 टाइम पड़ जाता है। सब लोग इतनी ज़्यादा पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन अर्नी अभी भी हार नहीं मानता, अटैक कर रहा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उस सारे अटैक्स का। गाजस काफ़ी खुश होता है ये सब देखकर। लेकिन इधर ग्राउंड पर जहाँ पर कि एडगार जो कि फेस कर रहा होता है गस्टाक के लिए, जहाँ पर कि उसका सामना करने को कुछ और सोल्जर्स बुलाए जाते हैं। गस्टाक एडर के साथ फाइट के तैयार होता है, सारे सोल्जर्स पर अटैक करने लगे होते हैं। अर्नी जो कि अभी अटैक करता जा रहा होता है, बेशक उन अटैक्स का कोई फायदा नहीं हो रहा होता, इसलिए तो स्पेस लेता है और अपनी फुल इलेक्ट्रिसिटी माना के साथ में अटैक के लिए सीधा जाने लगता है। स्पीड से जा रहा होता है तो जो लेयर बनी होती है और आके उसको वह अंदर पार्क तो निकल जाता है, और बेस एक अटैक के साथ में इस पूरी शिप को खत्म करना चाहता है। लेकिन सब लोग देखकर शॉक जाते हैं और गाजस अटैक करने के लिए कहता है। इधर दिखाया जाता है फाइट एडगार और गस्टाक की, दोनों फाइट कर रही होती हैं। तो एडगार सच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी फेस कर रहा होता है उसकी स्वाड स्पीड के सामने, लेकिन वो उसकी स्वाड को पकड़ लेता है और बस बीट कर रहा होता है। उसके ऊपर न्यू बंदा अटैक करने वाला होता है, जिस ट्रैप में वह फंस चुका होता है, जो कि कोई और नहीं प्रिंस होता है, और वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ वो उसे पूरे से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर अर्नी उस ऑरा के अंदर पहुंच चुका होता है, ब्लड ग्रे के अंदर, और जिससे बाहर से पर काफ़ी अटैक कर रहा होता है इन वाइपर के अंदर। वह भी काउंटर कर रहा होता है, लेकिन उसे डॉज करके उस इसके सारे इंजन्स को और बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है उस वाइपर के अंदर, जिससे उनके पास इतनी पावर भी नहीं बची होती। सब लोग देखकर तैयार होते हैं और बारलॉर्ड सोच रहा होता है उसके पास एक अटैक करने का या फिर थर्स्ट करने का ये मौका बचा है, तो क्यों ना पूरी प्रिंसेस को पैलेस को ही तबाह कर दें प्रिंसेस के साथ में। इसको प्लान को अर्नी समझ जाता है और सामने से पहुंच जाता है, उसको रोकने के लिए अपने जो इंजन्स होता है उसकी फुल पावर का यूज करने लगता है, जिससे उसकी स्पीड से स्लो कर देता। लेकिन अभी भी वह काफ़ी सारी लाइटिंग से अटैक कर रहा होता है पैलेस को तबाह करने के लिए। वह कहता है इसके साथ में वह सब लोगों को खत्म कर देगा। इतनी सारी डिस्ट्रक्शन पैलेस पर देखकर, प्रिंसेस को खतरे में देखकर डायरेक्टली आर्ची अटैक नहीं भिड़ पड़ता अपने आर्मर के साथ में, और वह सीधा उसके कंट्रोल रूम में जाकर अटैक करता है, जिससे कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जिसकी दिशा को आसानी से अर्नी मोड़ देता है और जंगल में क्रैश कर देते हैं। आर्ची से कहता है अर्नी वहाँ से जंप करने के लिए, बिकॉज उसका जो आर्मर वह फ्लाई नहीं कर सकता, और उसको वह कैच भी कर लेता है और वाइपर होता है जंगल में क्रैश हो जाता है, जिससे कि वे लोग जीत चुके होते हैं और पूरी तरह से उनकी विक्ट्री होती है। इधर दिखाया जाता है सिटी यानी पैलेस ऑफ जाराटिक का, जहाँ पर की प्रिंसेस कह सकते हैं सेलेस्टीना अब खुद को सरेंडर कर चुकी होती है, उसको उनकी सारी आर्मी हार चुकी होती है। यहाँ पर प्रिंसेस होती हैं लियोनावा, उनको भी पूरी तरह से क्वीन बना दिया गया होता है अपने किंगडम को लीड करने के लिए। सभी लोग होते हैं अब रेस्ट में होती है और अब उनका भी टाइम आ चुका होता है कि वे इस किंगडम को बाय करके निकल पड़े अपने मेन जगह पर, इसीलिए बाय करने के लिए आए होते हैं। लेकिन आर्ची प्रिंसेस से जब बात कर रहा होता है तो प्रिंसेस उसे थैंक्स कहती हैं अब तक के लिए। वहाँ से जा रहा होता है तो प्रिंसेस को कुछ और ही सोच रही थी कि वो उसे हक करे, एक किस करे और एक अच्छा गुड बाय करे। लेकिन सारी फ्रेंड्स बस देख रहे होते कितना बेवकूफ़ है वह, लेकिन बेचारा हमारा लोना बिल्कुल शरीफ है। प्रिंसेस आकर पीछे से हक कर लेती हैं, लॉन्ग हक के बाद उसे जाने देती हैं। फिर जब वापस जा रहे होते हैं तो दिखाया जाता है गाजस का सीन। ये बंदा अभी भी नहीं मरा होता है और अभी भी रिसर्च कर रहा होता है अर्नी के जो न्यू इंजन है उस पर, और प्लानिंग करता है कि आगे चल के वह कुछ नया प्लान करके वापस आने वाला है। किंगडम में वापस आने के बाद किंग भी होते हैं जो कि अर्नी को इतना सब कुछ और वर्ल्ड में शांति फैलाने के लिए कांग्रेस और थैंक्स भी कहते हैं। इसीलिए वे पूछते हैं कि क्या उनकी कोई इच्छा है या फिर कुछ मांगना चाहते हैं बदले में। तो अर्नी एक लेबोरेटरी मांग लेता है अपनी पूरी टीम के लिए, जो कि उसकी
पर्सनली होगी। वह भी दे देते हैं उसे लैबोरेटरी और अपने वर्क पर आ चुका होता है। अन्य सभी लोगों से कहता है अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो। इस तरह से वह काफ़ी सारे एयरशिप्स बनाता है और काफ़ी सारे प्लेन्स भी बनाता है, जिससे कि वे एक देश से दूसरे देश और राज्य में भी आसानी से ही ट्रैवल कर सकें बाय एयर। इसके साथ में एनिमे यहीं पर एंड होती है। तो यदि सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना सीरीज़ कैसी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो या फिर ख़राब लगी हो, कुछ भी कमी हो तो कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे वीडियो में क्या कमी रह गई, या फिर ऐसी कोई एनिमे जो अब तक यूट्यूब पर नहीं एक्सप्लेन हो, आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं पर्सनली, जस्ट कमेंट द नेम, आई विल प्लेन इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और भी काफ़ी एनिमीज हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सायोनारा।